हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न केमिस्ट्री में। और आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें बताता है कि कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो कन्वर्जन है हम करते हैं सेल के अंदर। तो इस बेस पर जो हमारे सेल होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल भी होता है। एक साइंटिस्ट थे गैल्वेनी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वहीं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, देखो समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिसिटी को, लाइटिक माने यानी कि लाइसिस माने तो होता है तोड़ना। तो क्या करता है, ये ब्रेक करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को और उसे कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। गैल्वेनिक सेल के अंदर जो हम पढ़ेंगे अभी स्टार्टिंग में इस चैप्टर के अंदर, जो गैल्वेनिक सेल होते हैं जिसका एक एग्जांपल वोल्टाइक सेल है या जिंक कॉपर सेल है, उसके अंदर जो हमारा एनोड होता है वो नेगेटिव होता है और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। मैम एनोड और कैथोड क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रोड होते हैं और 2 मिनट बाद अभी हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आप अभी सिर्फ इनके साइन नोट कर लो कि एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव इन गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये जो साइन है वो अपोजिट होते हैं, वहां पर जो आपका एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी डेनियल सेल के अंदर नेगेटिव होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पॉजिटिव होती है। गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल डेनियल सेल है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जाम्पल जो आपने मेटलर्जी पढ़ी थी क्लास 10th में, कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोड। जब हम सेल की बात कर रहे होते हैं तो सेल में सबसे पहले जो हम यूज करते हैं, जो हमारे दिमाग में आता है, जो हम बनाते हैं, दिस टाइप ऑफ मेटल स्ट्रिप्स, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, तो मेटल रॉड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर आप एक मेटल की रॉड लो और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसको इमर्ज कर दो तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती है, कंडक्शन करने लगती है। ऐसी रॉड को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, कैथोड और एनोड। किस बेस पर किया है कि जो ये रॉड है, ठीक है, अगर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। और जिस रॉड पर ऑक्सीडेशन होता है बेटा उसको हम एनोड कहते हैं। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पर रिडक्शन होता है। अच्छा, अभी मैंने जब आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात बताई तो मैंने आपको बताया कि एनोड का साइन अलग है, कैथोड का साइन अलग है दोनों सेल के अंदर। आपको साइन से याद नहीं करना। बहुत सारे बच्चों से पूछते हैं कि व्हाट इज एनोड, वो कहते हैं कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। नहीं, ये आंसर गलत है। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है, याद रखेंगे, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है। साइन कुछ भी हो, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। एनोड नेगेटिव साइन हो उसके ऊपर या पॉजिटिव साइन हो, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है, आपको यही बताना है कि उस पर होता क्या है। साइन नहीं बताएंगे वहां पे, क्योंकि साइन अलग अलग सेल में अलग अलग होते हैं। कि भाई जो कैथोड होता है गैल्वेनिक सेल में वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव होता है, और एनोड जो होता है वो गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव होता है। तो हम साइन से डेफिनेशन नहीं बताएंगे, उसके फंक्शन से डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखेंगे, जब हम ये कह रहे हैं कि कैथोड पर रिडक्शन होता है हमेशा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो इलेक्ट्रोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और यहाँ पर कैथोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, तभी तो रिडक्शन होता है। तो एनोड के साइड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, एनोड के साइड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कैथोड के साइड इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे होंगे। तो एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कोई भी सेल हो, ऑक्सीडेशन एनोड पर हो रहा है तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कैथोड की तरफ जाएंगे। तो करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा बेटा, क्वेश्चन आता है ये, करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, कैथोड टू एनोड होगा इन एक्सटर्नल सर्किट। कोई भी सेल हो,
कोई भी सेल हो वहां पर करंट का फ्लो क्या होता है, कैथोड टू एनोड होता है। ओके, तो पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, जिसका एक एग्जांपल वोल्टाइक सेल है। और ये जो गैल्वेनिक सेल है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है इसका रिडक्शन हाफ पोर्शन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन हाफ पोर्शन। और दोनों पोर्शंस को, दोनों सेल को, दोनों पार्ट्स को हम जोड़ते हैं एक ब्रिज से, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये तो हमने इसका एज सच सिर्फ क्या कहते हैं कि सिर्फ लिखकर हमने इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अभी हम इसका डायग्राम भी देखेंगे। उससे पहले जब भी आप गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल की बात करते हैं या जिंक कॉपर सेल की बात करते हैं तो क्या याद रखेंगे, लोन याद रखेंगे। लोन, लोन का मतलब होता है L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव। तो ये कहता है, लोन ये कहता है कि लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन होता है जो कि एनोड पर है और वो एनोड नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्लियर हो गई ये बात। तो अब हम देखते हैं कि डायग्राम क्या होता है जिंक कॉपर सेल या डेनियल सेल का। देखिए, डेनियल सेल के अंदर अभी मैंने कहा कि लोन को फॉलो करना है। लेफ्ट साइड पर आपको किसको बनाना है, एनोड को बनाना है। मैंने लेफ्ट साइड पर एनोड बनाया है और राइट साइड पर कैथोड बनाया है। ये जिंक कॉपर सेल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड जिंक होता है और एक कॉपर होता है। जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इमर्स किया हुआ है। इसका मतलब ये एक क्या है, इलेक्ट्रोड। अभी पढ़ी थी इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन। कॉपर के इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर इमर्ज किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, कॉपर एक इलेक्ट्रोड है। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड है या कैथोड है। देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, अभी हम आगे वो भी डिस्कस करेंगे, उसमें हम देखते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। किस फॉर्म में रिएक्टिव, जिंक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेगा उस पर ऑक्सीडेशन होगा। ये याद रखेंगे आप पूरे चैप्टर के अंदर। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उन पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि वो एनोड बनाते हैं। तो जिंक हमारा एनोड बनाएगा, नेगेटिवली चार्ज हमारा इलेक्ट्रोड होगा, और कॉपर हमारा बनाएगा कैथोड। तो ये हमारा एक कंटेनर हो गया, ये हमारा दूसरा कंटेनर हो गया। जब हम ये रिएक्शन अलग अलग कंटेनर के अंदर करा रहे होते हैं तो हम इस वाले रिएक्शन को इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अगर एक ही कंटेनर के अंदर कैथोड और एनोड दोनों प्रेजेंट होते हैं उसको हम डायरेक्ट रेडॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। एक कंटेनर में कैथोड रखा हुआ है, एक में एनोड रखा हुआ है, और इसको हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया जो हमें बताएगा कि कितना वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। राइट, अब क्या किया है हमने, इन दोनों को एक तरीके से जोड़ भी दिया। देखो, एक्सटर्नली तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया, लेकिन इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने एक इनर्ट यू शेप की एक कांच की जो ट्यूब है वो लगा दी है, जिसको हम कह रहे हैं सॉल्ट ब्रिज। राइट, और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर, ये खाली ट्यूब नहीं है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमने क्या भर दिया, सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमने एक मिक्सचर भर दिया। और वो जो मिक्सचर है ना, वो है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का अगार अगार के साथ पेस्ट। अगार अगार क्या होता है, अगार अगार एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक प्लांट से लेते हैं हम इसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रही हूँ, सॉरी, एक टाइप ऑफ एल्गी होती है, तो इसको हम प्लांट्स बेस्ड होती है। ये अगार अगार के साथ हम क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करते हैं, उसका एक पेस्ट बनाते हैं और उसको इसके अंदर फिल कर दिया जाता है। फिर इस ट्यूब को यहाँ से हम कॉटन वूल से प्लग भी कर देते हैं, जिससे कि वो यहाँ पे गिरे नहीं, प्लग भी कर देते हैं। राइट, अब इसका क्या फंक्शन होता है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। अभी आप देखो कि ये कैथोड, ये एनोड है, ये कैथोड है, और ये यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड क्या कर दिए, इमर्ज कर दिए सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या होगा, जो ये जिंक है, जो ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये क्या करेगा, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ठीक है, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये जो जिंक है, देखो ये सॉलिड है, उसके बाद जब ये Zn+2 आयन बनाएगा वो एक्वस कंडीशन में होंगे और वो यहाँ पर आ जाएंगे, वो यहाँ पर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ जाएंगे। राइट, ये बात समझ में आ रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इसे Copper+2, Copper+2 कहाँ से आया, Copper+2 तो यहाँ है ना, ये जो कॉपर सल्फेट है Copper+2 और सल्फेट -2 की फॉर्म में है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो ये ऐसे टूट जाएगा। तो Copper+2 इन इलेक्ट्रॉन को लेगा और
कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। इसका मतलब ये जिंक की रॉड जो है वो धीरे धीरे छोटी होने लगेगी और कॉपर की रॉड धीरे धीरे क्या होने लगेगी, मोटी होने लगेगी, वहां पर डिपोजिशन होने लगेगा कॉपर का। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो जिंक कॉपर सेल की हमने बात की, अब हम देखते हैं कि इस पर रिएक्शन कौन कौन सी हो रही है। देखिए एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हाफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आधे सेल की रिएक्शन बना लिख रहे हैं यहाँ पे। सेल क्या होता है, एनोड और कैथोड से मिलकर सेल बनता है, राइट। तो सेल के आधे सेल की आप रिएक्शन लिख रहे हो तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या हो रहा है, जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा, लूज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन। अब कैथोड वाले पार्ट में क्या हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है रिडक्शन, तो हम इसको कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। कॉपर +2 ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रही है। अगर मुझे इस सेल की नेट सेल रिएक्शन लिखनी हो, बेटा जो नेट सेल रिएक्शन होती है या जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देते हैं। हमने इन दोनों रिएक्शन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब हम ऐड करेंगे तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जो नेट सेल रिएक्शन होती है, वहां पर एक पॉइंट याद रखेंगे, कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। जितने ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकले उतने ही रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए गए। तो नेट सेल रिएक्शन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, तभी आपकी नेट सेल रिएक्शन करेक्ट है। तो ये हमारी नेट सेल रिएक्शन हो गई, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस गिव्स जिंक +2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। अच्छा, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे सेल के अंदर कितने नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कितने नेट इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, तो आंसर क्या होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है ना। इसको स्मॉल एन से शो करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे हमें नर्स्ट इक्वेशन में। तो आपको हाफ रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, उन दोनों को ऐड करके आपको नेट सेल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि कितना वहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। जितने इलेक्ट्रॉन आप रिएक्शन को ऐड करते हुए एक दूसरे से कैंसिल आउट करते हो, वही क्या कहलाता है, एन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कहलाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। गॉट इट। इतना करने के बाद अब हम पहले बात कर लेते हैं सॉल्ट ब्रिज की, कि ये सॉल्ट ब्रिज है क्या और इसका फंक्शन क्या है। देखिए बेटा, सॉल्ट ब्रिज ये तो मैंने आपको बता दिया था, इट इज यू शेप्ड ट्यूब विच कंटेन्स इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ जेल टाइप मिक्सचर। क्या क्या है इसके अंदर, अगर अगर के साथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन हम ये लगा क्यों रहे हैं, क्वेश्चन ये आता है कि इसकी जरूरत क्या है भाई, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, हमें तो यही कराना है, फिर हमने क्यों लगाया सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट ऑफ द सेल। देखो आउटर सर्किट तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन इनर सर्किट भी तो चलेगा, तभी तो पूरा सर्किट कंप्लीट होगा ना। तो इनर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लगाते हैं ये सॉल्ट ब्रिज। दूसरा, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ कंपार्टमेंट। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दोनों कंपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। कैसे करता है, चलो ये देखते हैं। जब हमने कहा कि ये जिंक सल्फेट ब्रेक हुआ था जिंक +2 और सल्फेट में, और ये जिंक कन्वर्ट हुआ था जिंक +2 में, तो जब जिंक +2 में कन्वर्ट हुआ तो यहां पर जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी। बोलो समझ में आ रही है, जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी, सल्फेट की घटने लगेगी। भाई जब जिंक +2 की बढ़ रही है तो इसका मतलब सल्फेट की घट रही है ना, तो कैटायन इंक्रीज हो रहा है, एनायन डिक्रीज हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है। और इधर क्या हो रहा था, इधर कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। तो कॉपर +2 कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, और एनायन की बढ़ रही थी। इम्बैलेंस स्टार्ट हो गया था, न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही थी। ये वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं। तो इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, जो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो इसके अंदर KCl, फॉर एग्जाम्पल KCl फील्ड है। अब जब इसके अंदर जिंक +2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगी तो यहां से Cl नेगेटिव आयन इस साइड आने लगेंगे।
और Cl नेगेटिव आयन तब तक आएंगे जब तक कि इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन न कर दें। समझ आ गई ये बात। और उसी वक्त जब इधर कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगी थी, कॉपर आयन की, और सल्फेट की बढ़ने लगी थी, तो उसको मेंटेन करने के लिए K पॉजिटिव आयन इधर आने लगे थे, जिससे कि इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जा सके। तो इस तरह से इनका क्या काम होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। थर्ड पॉइंट पे ध्यान देंगे, इट प्रिवेंट्स द बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फ्रॉम मिक्सिंग। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाह रही हूँ कि जो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब ये आकर यहाँ पर बिल्कुल भी सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तभी हमने इनको इनर्ट कहा है। ये इधर आएंगे, सिर्फ उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे। इधर आएंगे Cl नेगेटिव, मतलब एनायन की जो कॉन्सेंट्रेशन कम हुई है उसको अप कर देंगे, जिससे कि ये न्यूट्रल हो जाए सेल। इधर भी आएंगे, केटायन की कॉन्सेंट्रेशन को अप कर देंगे, जिससे कि इधर भी न्यूट्रल हो जाए और इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्रॉपर चलता रहे। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसे क्यों कहते हैं, ये भी फटाफट बात कर लेते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं हम, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं। और दूसरा, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर कैटायन और एनायन का साइज ना लगभग सेम हो। क्यों जरूरत है इसकी? एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब ये माइग्रेट करेंगे, जब ये इधर जाएंगे कैटायन और एनायन, दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, दोनों की जो चाल है वो सेम होनी चाहिए। एक ही स्पीड से ये जाए और जाकर मेंटेन कर दें न्यूट्रलिटी को, राइट। तो ये कह रहा है कि ऐसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमें इसके अंदर फिल करने हैं जिसमें कैटायन और एनायन की जो स्पीड है वो क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल KCl डाल सकते हैं आप इसके अंदर, NH4NO3 डाल सकते हैं, NH4Cl डाल सकते हैं, KNO3 डाल सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के। आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जब आप ये सेल का कंस्ट्रक्शन करेंगे, लोन को ध्यान में रखेंगे और रिएक्शन हाफ दोनों लिखना सीखेंगे, फिर नेट सेल रिएक्शन निकालेंगे और याद रखेंगे कि सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं। फटाफट से लीजिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम अगला पोर्शन करते हैं। यस, हमने सेल बना लिया, अब हम सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उसको लिखेंगे कैसे, वो लिखना सीखते हैं। देखिए मैंने पहले ही आपको एक ट्रिक बता दी थी, लोन की हेल्प से हम सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यानी कि लेफ्ट साइड पर हमें वो इलेक्ट्रोड रखना है जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसे हम एनोड कहते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर हमने क्या रखा है, जिंक इलेक्ट्रोड रखा है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल, जो वोल्टाइक सेल का जो मैंने एग्जाम्पल लिया था आपको जिंक कॉपर सेल का, उसमें जिंक ने एनोड की तरह बिहेव किया था और कॉपर ने कैथोड की तरह। तो जिंक पर क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। देखो जिंक पर ऑक्सीडेशन हुआ है, तो पहले जिंक था वो ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया। हमें इस सेल से सब कुछ, रिप्रेजेंटेशन से हमें सब कुछ समझ में आना चाहिए कि भाई एनोड हमने किधर रखना है, लेफ्ट साइड पर रखना है। और ये क्या दिखा रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये कौन है, एनोड ही है, ऑक्सीडेशन हुआ है इस पे। फिर हमने लगाई 2 स्लांटिंग लाइन। ये 2 स्लांटिंग लाइन क्या दिखाती हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में दो आपने हाफ सेल लिए थे, इनके बीच में एक सॉल्ट ब्रिज है। तो ये जो दोनों लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है बेटा सॉल्ट ब्रिज को। जो आप 2 स्लांटिंग लाइन लगाते हो, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। फिर हम अपना रिडक्शन हाफ सेल लिखेंगे, कॉपर +2 कन्वर्ट इनटू कॉपर। देखिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट याद रखना है जब भी आप सेल रिप्रेजेंटेशन करें। पहली बात, आप लोन को फॉलो करें। दूसरा, जब भी आप सेल रिप्रेजेंटेशन करें वहाँ फेज जरूर लिखें। जो मेटल सॉलिड है और फिर वो कन्वर्ट हो रही है आयंस में, एक्वस में, तो वहाँ पर सॉलिड, एक्वस, अगर कोई गैसियस इलेक्ट्रोड है तो गैस जरूर आना चाहिए, फेज जरूर आना चाहिए। अगर एक्वस कंडीशन में कोई भी चीज है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जरूर आनी चाहिए, गैस में है तो उसका प्रेशर जरूर आना चाहिए। इसका मतलब जो आप सेल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उससे पूरी नॉलेज मिलनी चाहिए। कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है आपने, क्या उसका हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी सॉल्यूशन की, कितना प्रेशर था, ये सब कुछ हमें सेल रिप्रेजेंटेशन से ही समझ आ जाएगा। और क्योंकि फिर सेल रिप्रेजेंटेशन को देखकर ही हम अपनी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख पाएंगे, रिडक्शन हाफ लिख पाएंगे और सेल भी बना पाएंगे। देखिए तो जिंक +2 में कन्वर्ट हुआ, जिंक सॉलिड, जिंक +2 एक्वस में कन्वर्ट हुआ, नीचे कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी जो भी उस सेल की होगी।
मैंने यहाँ पर C1 कोई कॉन्सेंट्रेशन मान ली और M इज अ कैपिटल M इज अ मोलैरिटी। कॉपर +2 एक्वस, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, कॉपर +2 एक्वस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी C2M। देखिए ये हो गया हमारा एनोड, ये हो गया कैथोड, बीच में जो दो स्लांटिंग लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है सॉल्ट ब्रिज को। अच्छा, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जिंक +2 का क्या मतलब है, जिंक सल्फेट ही है ना। जिंक +2 कहाँ से आया था, जो आपका सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है दैट इज जिंक +2, जिंक सल्फेट। तो पूरा भी लिखा जा सकता है, ये भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो पहले हम लिखेंगे आपका एनोड, फिर लिखेंगे कैथोड, और दोनों को बीच में डिवाइड करेंगे सॉल्ट ब्रिज से, राइट। अच्छा, यहां पर जब भी आप सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक दो चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। मैंने यहाँ पर देखो एक ये स्लांटिंग लाइन जो मैंने ब्लू से स्पेशली दिखाई है, ये जो मैंने ब्लू से दिखा रही हूं मैं, ये स्लांटिंग लाइन ये क्यों लगाई है मैम, इसका मतलब तो समझ में आ गया, सॉल्ट ब्रिज। ये जो सिंगल लाइन है, सिंगल स्लांटिंग लाइन है, ये क्या बताती है बेटा, ये बताती है फेज चेंज को, ये बताती है फेज चेंज को, कि भाई फेज चेंज हो रहा है। कौन सा फेज, सॉलिड से एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर फेज चेंज दिखाई दे रहा है आपको। अगर आपके पास सेल में एक सिंगल लाइन है तो वो फेज चेंज को दिखा रही है, डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को दिखा रही है। एक्सक्यूज मी। लेकिन अगर फेज चेंज ना हो रहा हो तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये सेल है मेरे पास Fe+2 एक्वस, Fe+3 एक्वस में कन्वर्ट हुआ, तो Fe+2 Fe+3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड का पार्ट है, लेकिन दोनों ही एक्वस हैं, तो बीच में आप एक स्लांटिंग लाइन नहीं लगाओगे, ऐसी जगह पर आप कॉमा लगाओगे। तो इन इफ कंपोनेंट आर इन सेम फेज दे आर सेपरेटेड विद कॉमा। अभी एग्जांपल भी दूंगी इसका। और अगर जो कंपोनेंट है वो डिफरेंट फेज में है तो आप उनको स्लांटिंग लाइन से क्या करोगे, अलग अलग करोगे, सेपरेट करोगे। थर्ड पॉइंट, अब एक और प्रॉब्लम है कि जैसे कुछ इलेक्ट्रोड्स आप बना रहे हो, और इलेक्ट्रोड आप बना रहे हो, मान लो हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बना रहे हो, या फिर आप मरकरी लिक्विड का इलेक्ट्रोड बना रहे हो, तो इस केस में लिक्विड और गैस का तो इलेक्ट्रोड बनाया नहीं जा सकता। तब क्या करेंगे, तब ऐसी जगह हम लेते हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोड। तब हम ऐसी जगह क्या लेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे, और उस इनर्ट इलेक्ट्रोड को भी सेल में रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट पर आप उस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करोगे। चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लिया था, तो हाइड्रोजन क्योंकि गैस फॉर्म में थी, गैस का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते थे, तो इसको सरफेस प्रोवाइड करने के लिए, हाइड्रोजन को सरफेस प्रोवाइड करने के लिए हमने एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया जो था प्लेटिनम। तो प्लेटिनम का क्या काम है, इनर्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सरफेस प्रोवाइड करने का काम करेगा। लेकिन इसको भी हम सेल रिप्रेजेंटेशन में दिखाएंगे, तो हाइड्रोजन के साथ ही दिखाएंगे ना। तो प्लेटिनम सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है तो उसका कोई प्रेशर होगा, वो आपको एटीएम में नीचे लिखना है। फिर एक स्लांटिंग लाइन लगाई और H पॉजिटिव एक्वस लगाया। देखो क्योंकि गैस एक्वस में कन्वर्ट हुई, देयर इज अ फेज सेपरेशन, इसीलिए आपने क्या लगाई, एक स्लांटिंग लाइन लगाई। तो ये जो इतना पोर्शन हो गया 0 से +1 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल मैंने लिख लिया है। अब दोनों सेल को सेपरेट कौन करेगी, सॉल्ट ब्रिज करेगी। तो सॉल्ट ब्रिज को हमने 2 लाइन से दिखाया है, 2 लाइन से हमने, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया हमारा। अब हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल, इसमें कैडमियम +2 एक्वस कन्वर्ट इनटू कैडमियम सॉलिड, यहां पर आ जाएगी इसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी ब्रैकेट में, और कैडमियम सॉलिड है, एक्वस से सॉलिड में आया है, तो यहां पर भी फेज सेपरेशन हुआ है, स्लांटिंग लाइन से फेज सेपरेट कर देंगे। क्लियर हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर आयरन क्या था, एक्वस कंडीशन में दिख रहा है आपको, आयरन +2 एक्वस, एक्वस का नहीं बना सकते इलेक्ट्रोड, कैसे बनाएंगे, तो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेते हैं जो उसको क्या देगा, सरफेस देगा। भाई सरफेस भी तो चाहिए, कोई सॉलिड चाहिए ना जिस पर एब्जॉर्ब हो जाए। तो हमने क्या किया, एक प्लेटिनम लिया, प्लेटिनम सॉलिड है, आयरन +2 एक्वस है, और ये आयरन +3 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल हमने लिखा है ये, क्योंकि दोनों का फेज सेम है तो बीच में मैं क्या लगा रही हूं बेटा, कॉमा लगा रही हूं, स्लांटिंग लाइन नहीं लगाई है, सिंगल लाइन से सेपरेट नहीं किया है, कॉमा से सेपरेट किया है, बिकॉज देयर इज नो फेज सेपरेशन। फिर हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया, सॉल्ट ब्रिज के बाद हमने लिखा MnO4 नेगेटिव एक्वस, और ये कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 एक्वस में, बोथ आर एक्वस, तो फिर कॉमा आ जाएगा। एंड देन एक स्लांटिंग लाइन आई और
प्लेटिनम सॉलिड, क्योंकि यहाँ भी दोनों एक्वस थे तो हमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लेना पड़ा, दैट इज प्लेटिनम। समझ आ गया कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है। रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखनी है, राइट साइड पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखनी है। दोनों रिएक्शन को डबल स्लांटिंग लाइन से सेपरेट करना है जो सॉल्ट ब्रिज को दिखाएगा। उसके अलावा क्या ध्यान रखना है, फेज जरूर लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन, अगर एक्वस है तो कॉन्सेंट्रेशन, अगर गैस है तो उसका प्रेशर जरूर लिखेंगे। तीसरी बात यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे, अगर फेज चेंज हो रहा है तो स्लांटिंग लाइन से दिखाएंगे, सेपरेट करेंगे दोनों कंपोनेंट को, दोनों पार्ट को जो भी यहाँ पर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुए हैं। लेकिन अगर फेज चेंज नहीं हुआ है तो बेटा वहाँ पर कॉमा का यूज करेंगे। दोनों के एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं, अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या किसी इनर्ट इलेक्ट्रोड की जरूरत होगी वो भी यूज करना है और उसको भी सेल रिप्रेजेंटेशन में जरूर दिखाना है। लेकिन हाँ, जब आप रिएक्शन लिख रहे होगे ना, हाफ रिएक्शन और नेट रिएक्शन, वहां पे इनर्ट इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। रिएक्शन तो आप उन्हीं की दिखाओगे ना जो रिएक्ट कर रहे होंगे, सिर्फ सेल रिप्रेजेंटेशन में आप इनर्ट इलेक्ट्रोड को दिखाओगे, रिएक्शन में नहीं दिखाओगे। ओके, तो ये तो हमने बात की सेल रिप्रेजेंटेशन की। अब एक और बात, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। जब हम सेल की बात कर रहे थे, जब हमने सेल रिप्रेजेंटेशन किया था, सेल का डायग्राम बनाया था, जब हमने सेल को समझा था, तो हमने वहां पे क्या देखा था, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है। और जब ऑक्सीडेशन हो रहा था तो हमने कहा था कि एक रॉड के अंदर से, इलेक्ट्रोड के अंदर से, इस इलेक्ट्रोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इलेक्ट्रोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और जो आयन था, जो मेटल आयन था, वो कहाँ जा रहा था, वो सॉल्यूशन के अंदर जा रहा था, यही हो रहा था ना। तो जब मेटल आयन सॉल्यूशन के अंदर जा रहा था तो भैया ये सॉल्यूशन क्या हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था ना भाई। जब जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा था तो ये सॉल्यूशन कैसा हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था। तो इस इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन के बीच में आप देख रहे हो ना, एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो इसे उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ऐसे ही कैथोड वाले केस में अगर हम देखें तो यहां पर ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब कर रहा था, तो एक नेगेटिव हो जा रहा था सॉल्यूशन और जो रॉड थी वो आपकी पॉजिटिव हो जा रही थी। तो इस तरह से यहां पर भी एक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था, इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या डेफिनेशन बनी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो फिर से एक बात ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है मैम, सेल पोटेंशियल क्या होता है, दोनों एक ही होते हैं क्या। देखो मैं फिर से आपको एक बात समझा रही हूँ, इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं बेटा, एक सिंगल कैथोड की, एक ये सिंगल एनोड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड की। जब नाम इलेक्ट्रोड आ गया तो हम सिंगल इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हैं उसको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और ई से शो करता है। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि मैं दोनों जगह इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन वाले सेल में भी और रिडक्शन वाले सेल में भी, है ना, तो इसीलिए दो तरह के होते हैं आपके ये पोटेंशियल भी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब बना था, जब मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट हो गया था और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया था। तो अब ये जो मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल कब हुआ था, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, गेन करने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोड के अंदर, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप कह सकते हो M कन्वर्ट इनटू M पॉजिटिव। M पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इसको आप +N लिख लो, हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पर M जब कोई सॉलिड मेटल कन्वर्ट हो रहा है आयन के अंदर, उसके ऊपर कोई चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। और ये हो रहा है यहाँ पे बेटा रिडक्शन, देखो चार्ज न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब एक और टर्म आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लो तो उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। मैम स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है बेटा, जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है
वो होती है हमारी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आप मेजर कर रहे हो, 1 बार प्रेशर है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर है। ऐसी कंडीशन में जब आप पोटेंशियल मेजर करते हो, है ना, उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर की जाती है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशन, टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर शुड बी 1 बार, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन शुड बी 1 मोलर। तो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड को जब शो करना है तो उसको हम ई नॉट से शो करेंगे। किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी प्रेशर पर, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में अगर हम मेजर कर रहे हैं उसको कहेंगे सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टैंडर्ड में ले रहे हैं तो ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो स्टैंडर्ड एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो जो एसओपी और एसआरपी होती है इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल इक्वल होती है, लेकिन जो साइन होता है वो अपोजिट होता है। तो अगर आपको एसओपी पता है किसी इलेक्ट्रोड का और एसआरपी आपसे पूछ लिया तो एसओपी इज इक्वल टू माइनस एसआरपी, साइन चेंज हो जाएगा। एसओपी इज इक्वल टू माइनस एसआरपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अभी जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्कस करेंगे ना तब इसको और डिटेल में समझेंगे। अच्छा, ये तो हमने की इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात, मतलब इलेक्ट्रोड और उसमें जिसमें वो डूबा हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इधर ऑक्सीडेशन वाले हमारे कंटेनर में भी हो रहा है और हमारे रिडक्शन वाले कंटेनर में भी हो रहा है। इन दोनों कंटेनर में पोटेंशियल क्रिएट हुआ। अब आपने फिजिक्स में एक चीज पढ़ी है बेटा कि जो वाटर का फ्लो होता है, कैसे होता है वाटर का फ्लो? प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। प्रेशर में डिफरेंस होता है तो वाटर फ्लो करता है। तो ऐसे ही बेटा जब यहाँ पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तभी तो चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, यानी कि करंट फ्लो होगी, राइट। ये बात समझ में आ गई। अगर दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए तो करंट तो फ्लो होगा ही नहीं ना। तो करंट फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है? सेल का पोटेंशियल होना जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं ईएमएफ या सेल पोटेंशियल की। अब हम पूरे सेल के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था एक होता है इलेक्ट्रोड, अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। अब हम बात कर रहे हैं पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसके अंदर आपका एसओपी भी आता है और एसआरपी भी आता है, दोनों इसी के अंदर है। तो सेल पोटेंशियल का एक दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस फोर्स की वजह से ही करंट चलेगी, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या आप कहते हो शॉर्ट में ईएमएफ। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज पोटेंशियल डेवलप इन द सेल, नॉट इन द इलेक्ट्रोड। बार बार एक ही बात समझा रही हूं, नॉट इन द इलेक्ट्रोड। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इलेक्ट्रोड की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पूरे सेल की जब बात कर रहे हैं तो सेल पोटेंशियल। तो इट इज अ पोटेंशियल डेवलप इन अ सेल ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 हाफ सेल, राइट। 2 सेल हैं आपके पास, ये ठीक है। इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वो हो गया आपका एसओपी, है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां पे जो क्रिएट हुआ वो हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, प्रॉपर पर्टिकुलर उस इलेक्ट्रोड का। अब इन दोनों की वजह से जो डेवलप हुआ, जो रिजल्टेंट डेवलप हुआ, जो डिफरेंस आया, यहां पर जो वोल्ट मीटर में आपको वैल्यू दिखाई दी, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, दैट इज कॉल्ड ई सेल। ये याद रखना है। तो जो ये ई सेल है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? दोनों इलेक्ट्रोड, दोनों जो आपके कंपार्टमेंट है उनके पोटेंशियल डिफरेंस के डिफरेंस पर ही डिपेंड कर रहा है। तो इट इज अ पोटेंशियल डेवलप इन अ सेल ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 हाफ सेल। तो ई सेल का अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड आपको पता है, ई एनोड आपको पता है, उन दोनों का आप डिफरेंस अगर निकाल दो तो सेल पोटेंशियल आ जाएगा। अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन में नाप रहे हो तो हम कहेंगे ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अगर पूरे सेल को स्टैंडर्ड कंडीशन में आप ले रहे हो उसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो एनोड और कैथोड का भी स्टैंडर्ड कंडीशन में लेकर ही आपको माइनस करना होगा। अच्छा, ये जो फॉर्मूला होता है जिससे हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं, इसमें हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को ही रखते हैं। मैम अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो क्वेश्चन में तो क्या दिक्कत है?
आपको पहले ही बताया SOP इज इक्वल टू माइनस SRP। अगर आपको बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो उसको साइन चेंज करके SRP मान लो ना। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन है तो आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, तो आप उसे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो एंड देन उसको यहां पर पुट करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। लेकिन इस फॉर्मूले में यूज केवल रिडक्शन पोटेंशियल करना है, ये अपने दिमाग में बिठा लो। क्वेश्चन जब दे रखा हो, न्यूमेरिकल जब दे रखा हो, वहां पर देखो कि आपको क्या वैल्यू दी है, रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन है तो पुट कर दो, ऑक्सीडेशन है तो पहले रिडक्शन में कन्वर्ट करो एंड देन पुट करो। अब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो हम बात कर रहे हैं, सेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, उसके और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज। जब आप सेल को काम में नहीं ले रहे हो, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है इलेक्ट्रोड के बीच में, उसे ही हम उसका सेल पोटेंशियल कहते हैं। इट इज द वोल्टेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्सटर्नल सर्किट। ये तो मैंने आपको पहले ही बोला कि भैया प्रेशर का डिफरेंस है तो वाटर का फ्लो होगा, और इस वोल्टेज का डिफरेंस है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में वोल्टेज का अगर डिफरेंस है तभी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है यही रिस्पॉन्सिबल होती है, ये जो डिफरेंस है यही रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के लिए, या फिर आप कह दो करंट के फ्लो करने के लिए। तीसरी बात, EMF इज द मैक्सिमम वोल्टेज विच सेल कैन सप्लाई। जो EMF होता है सेल का, वो जो सेल है वो इतनी ही मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई कर सकता है। मैम इसका क्या मतलब हुआ? देखो बेटा, सेल देखा है ना, पेंसिल सेल देखा होगा जो घड़ियों वगैरह में डलते हैं, या फिर जो AAA सेल, AA सेल, A सेल, ये सारे आपने देखे हुए होंगे। AA और AAA तो जरूर देखा होगा। तो उन पे ध्यान से देखना, उन पर एक वोल्टेज लिखी होती है पर्टिकुलर, वो होती है EMF। यानी कि वो जो सेल है ना, इतनी वोल्टेज को, मैक्सिमम इतनी वोल्टेज को सप्लाई कर सकता है। जैसे कि आप कोई चीज खरीद के लाते हो ना, कोई पैकेट खरीद के लाए चिप्स का या सॉल्ट का, किसी भी चीज का पैकेट खरीद के लाए, उस पर एक वैल्यू होती है MRP वैल्यू। MRP वैल्यू जो है दैट इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इतनी वैल्यू इस चीज की है, हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इतनी ये लिमिट है इसकी। उसके बाद मान लो 10 रुपए MRP लिखा हुआ है, लेकिन दुकान वाला आपको उसे 8 रुपए में दे रहा है, लेकिन 10 से ऊपर नहीं दे सकता। वही कहानी यहाँ पर है कि जो सेल के ऊपर मान लो लिखा है 2.3 वोल्ट, तो वो जो सेल है ना बेटा 2.3 वोल्ट इतना ही वोल्टेज प्रोवाइड कर सकती है आपको, उससे कम तो कर सकती है। मान लो सेल पुराना हो गया या कोई बात होगी तो सेल उससे तो कम कर सकती है, लेकिन 2.3 से ज्यादा वोल्टेज अगर आपको चाहिए तो आपको कोई और सेल यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये बात? तो वो MRP होता है उसका, जो EMF लिखा हुआ है उस पर, वो क्या है, वो उसका MRP है। तो फोर्थ है EMF इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बहुत बार आया बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क में। EMF इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इस EMF को हम मेजर कैसे करते हैं? वोल्ट मीटर से या पोटेंशियोमीटर से हम इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज SHE, जिसे कहते हैं शी। क्या होता है ये शी? शी माने तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पहले हम समझते हैं कि होता क्या है, फिर हम बात करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों बनाया हमने इसको। एक हम लेते हैं कंटेनर, है ना, उसके अंदर हम कोई एसिड फिल करते हैं जिसकी मोलैरिटी, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 m हो। 1 मोलर सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन हमने इसके अंदर, एसिड हमने इसके अंदर फिल किया, और एक धागे के साथ हमने, है ना, प्लेटिनम का वायर लिया, और उसके साथ हमने एक ये प्लेटिनम के फॉयल को लटका दिया, और इस प्लेटिनम फॉयल के ऊपर हमने क्या किया? फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम की कोटिंग कर दी। तो हमने पूरा प्लेटिनम क्या कर दिया यहाँ पर, एक फॉयल के ऊपर, उसको थोड़ी सी और मजबूती देने के लिए, उसे और अच्छा एक्टिव एड्सॉर्बेंट बनाने के लिए क्या किया हमने? उसके ऊपर प्लेटिनम की कोटिंग कर दी, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम की कोटिंग कर दी, और यहां से हमने 1 बार प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस को भेजा। अब ये जो हाइड्रोजन गैस यहां आएगी वो इस प्लेटिनम के टुकड़े के ऊपर, प्लेटिनम के फॉयल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगी और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम करेगी। देखो पहले भी समझाई थी ये बात, यहां मैंने आपको बताया था कि अगर गैस है, गैस का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते ना, तो आपको एक सरफेस चाहिए,
गैस एड्जॉर्ब हो जाए उस सरफेस पर और फिर वो इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करे। तो हमें इस हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करने के लिए एक सरफेस चाहिए था, उसके लिए हमने क्या कर दिया, हमने प्लेटिनम को ले लिया। हमें पता है प्लेटिनम इनर्ट होता है, प्लेटिनम बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, तो प्लेटिनम का हमने फॉइल ले लिया और उस पर गैस क्या हो गई, अब एड्जॉर्ब हो गई। अब ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड बन गया और हम इसको क्या कहते हैं, देखो ये गैस के बुलबुले दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ से गैस जब पास की तो ये गैस के बुलबुले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बबल की हमने गैस और इस पर एड्जॉर्ब करा दी। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोड बना इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और हमने ये माना है, ये एज्यूम किया है, आर्बिट्रली एज्यूम किया है कि जो इसका पोटेंशियल है इस इलेक्ट्रोड का वो 0 होता है, इसका जो E0 होता है वो 0 होता है। क्या फायदे होते हैं इस SH के, उसकी बात करते हैं हम। पहले देखिए डेफिनेशन, इन SH इन शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू अ 1 मोलर H पॉजिटिव सॉल्यूशन एट 1 बार प्रेशर ओवर अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और ये जो आपका शी बना इस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना, उसकी क्या एक बड़ी अच्छी खूबसूरती है, क्या स्पेशल बात है उसकी, कि इट कैन एक्ट एज कैथोड एज वेल एज एनोड। ये कैथोड की तरह भी काम कर सकता है और एनोड की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि वैल्यू तो 0 है। कैथोड की तरह भी काम कर सकता है और एनोड की तरह भी काम कर सकता है। देखते हैं कैसे। अगर ये कैथोड की तरह काम करेगा तो इस पर रिडक्शन होगा, हमें पता है कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो जो ये H पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा और इस रिएक्शन के लिए E0 की वैल्यू 0 होती है, राइट। अगर ये एनोड की तरह काम करता है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में ये जो हाइड्रोजन गैस है वो H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी। इस रिएक्शन के लिए भी जो E0 है 0 है, मतलब यहां पर वैल्यू है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो तो 0 है, चाहे ये कैथोड की तरह काम करे चाहे ये एनोड की तरह काम करे। तो अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा हम कैसे उठाएंगे। अब हमें कोई इलेक्ट्रोड दे दिया और हमसे कहा कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, अगर हमें वो जो इलेक्ट्रोड है वो मान लो कैथोड है तो हम वहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड़ दें क्योंकि वो तो एनोड की तरह काम कर सकता है। और अगर हमारा दिया हुआ इलेक्ट्रोड एनोड है तो भी हम वहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ सकते हैं क्योंकि वो तो कैथोड की तरह काम कर सकता है। तो इस तरह से हम एक सेल बना लेते हैं, मतलब गिवन इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर उस सेल को कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड जुड़ गए, सेल को कंप्लीट कर लेते हैं और उस सेल का हम निकालते हैं ईएमएफ, और उस ईएमएफ को निकालने के बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे पर्टिकुलर सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए कैसे। पहली बात तो यूज तो यही हो गया इसका, वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रोड। कैसे, हमारे पास ये एक मुझे एनोड दे रखा था, जिंक का एक इलेक्ट्रोड दे रखा था और कहा कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ क्या है। तो हमने क्या किया, जिंक के इलेक्ट्रोड को हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया तो मुझे पता है कि जो जिंक है वो उस पर ऑक्सीडेशन होता है, ये मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चला जिसको हम बाद में डिस्कस करने वाले। तो ये जब मैंने इसके साथ जोड़ा तो यहां पर जो वोल्ट मीटर लगाया था उसमें मुझे वैल्यू जो दिखाई दी वो 0.76 वोल्ट दिखाई दी। क्या वैल्यू दिखाई दी, 0.76 वोल्ट दिखाई दी। तो वो कौन सी वैल्यू है, वो इस पूरे सेल का बेटा सेल पोटेंशियल ही तो हुआ। भाई जब मेरे पास एक इलेक्ट्रोड था जो कि एनोड था, मैंने दूसरा लगा दिया हाइड्रोजन का कैथोड, तो मेरे पास एक सेल बन गया और उस सेल के साथ जब वोल्ट मीटर जोड़ा तो वोल्ट मीटर में जो वैल्यू आई वो सेल की पोटेंशियल होगी ना, है ना, ई सेल होगा ना। तो मुझे ई सेल पता चल गया 0.76 वोल्ट। फॉर्मूले में लग देती हूँ, ई सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल मेरे पास आया 0.76, कैथोड जो कि हाइड्रोजन है मुझे ये तो पता ही है ना उसकी वैल्यू तो 0 है, उसकी वैल्यू 0, और एनोड की मुझे नहीं पता, माइनस ई एनोड। एनोड की मैं निकालूं तो आएगी माइनस 0.76 वोल्ट आ गई। तो अब मुझे अपने इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल गया। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ें, उसका सेल बनाएं और फिर क्या करें, सेल पोटेंशियल को देख लें वोल्टमीटर से, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करें और आपको क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये यूज होता है हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो बेटा लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।
हाँ जी, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? जब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को, तो जो हमें सीरीज मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाने के फायदे क्या हैं और हम इसे क्यों पढ़ते हैं उसकी बात करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर हमें यह पता चल जाएगा कि जिन एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, हायर साइड है जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हायर साइड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। तो जो एलिमेंट हाई रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं, जिनका पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो क्या होते हैं बेटा? आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि वो कैथोड बनाएंगे सेल के अंदर। उनकी कैथोड बनाने की प्रोबेबिलिटी होती है सेल के अंदर। दूसरा, अगर लोअर है एसआरपी वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एलिमेंट की क्या है? लोअर है, कम है, नेगेटिव साइड है, तो वो क्या होता है बेटा? एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो होता है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाए कर लेगा खुद का। इसका मतलब वो एनोड बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो हम एसआरपी वैल्यू को देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में और वहीं से हमें ये पता चलेगा कि भाई ये जो एलिमेंट है वो कैथोड बना सकता है या एनोड बना सकता है सेल के अंदर। तो अगर आपको सेल बनाने के लिए दो वैल्यू दे रखी हो और उनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो आपको पॉजिटिव वाले को कैथोड में रखना है और नेगेटिव वाले को एनोड में रखना है, राइट। अच्छा, यहां पर एक और बात, नेगेटिव, अगर आपको दोनों वैल्यू नेगेटिव दे रखी हो तब मैम हम कैसे करेंगे? तब क्या किया जाएगा? आप तो पॉजिटिव वैल्यू ही नहीं है, तो जो ज्यादा नेगेटिव होगी ना बेटा उसको एनोड बनाओ और जो कम नेगेटिव है वो कैथोड बनाओ। देखो, याद जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, अगर आप उसे मोटा मोटा याद रखें तो टॉप पर अगर मैं इसे लिख रही हूं कि सबसे टॉप पर मेरा वो एलिमेंट है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो है मेरा फ्लोरीन। टॉप पर फ्लोरीन होता है और बॉटम पर लिथियम होता है और सेंटर में होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैल्यू 0 होती है, फ्लोरीन की नेगेटिव में वैल्यू होती है और फ्लोरीन की पॉजिटिव में वैल्यू होती है और लिथियम की नेगेटिव में वैल्यू होती है और बाकी सारे एलिमेंट इसके बीच में रहते हैं। तो जो 0 से पॉजिटिव वाली वैल्यू के बीच में रहते हैं ना, वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और जो 0 से पॉजिटिव वाली वैल्यू के बीच में रहते हैं वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और जो 0 से नेगेटिव वैल्यू के बीच में रहते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, राइट। ये चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को देख लेते हो तो आप क्या निकाल सकते हो? उस सेल का स्टैंडर्ड सेल ई सेल निकाल सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास है ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। इससे आप क्या निकाल सकते हो? ई सेल निकाल सकते हो। तीसरा क्या सबसे अच्छा फायदा है कि प्रेडिक्शन ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, जो सेल होते हैं ना वहां पर क्या हो रही होती है? वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन ही तो हो रही है। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या पढ़ा है हमने? रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। तो जब मैंने आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाया था या वोल्टाइक सेल का एग्जांपल दिया था कॉपर जिंक सेल का, तो वहां आपने क्या देखा था? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, वहीं पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा था। तो एक स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही थी और एक स्पीसीज रिड्यूस हो रही थी। तो सेल के अंदर क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन ही चल रही होती है ना। तो अब वो रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, मतलब यानी कि वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी भी कि नहीं, हमने ऐसे ही लिख तो नहीं दिया, एज्यूम तो नहीं कर लिया, वो मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो स्पॉन्टेनियस होगी या फिजिबल होगी या नहीं होगी। इसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। वो कैसे? एक फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। पहले हम इसी फॉर्मूले की बात करते हैं। डेल्टा जी क्या है? यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी है। डेल्टा जी क्या है बेटा? याद रखेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी है। कहाँ पढ़ा था हमने पढ़ा था इसको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास में जो चैप्टर था वहां पढ़ा था हमने डेल्टा जी, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होती थी तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होती थी, फिजिबल होती थी, ये पढ़ा था। तो इसके अंदर जो ये स्मॉल एन है,
एन मैंने आपको पहले भी बताया जब वोल्टाइक सेल की बात की थी, तो एन क्या होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस में, वो एन की वैल्यू होती है। एफ क्या होता है, एफ इज अ फैराडे, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम, ये कांस्टेंट है, एफ इज अ फैराडे। ई सेल क्या है, ई सेल तो आपका सेल का ईएमएफ है, ठीक है, सेल का पोटेंशियल है इस ई सेल। तो ई सेल को हम कहां से देख सकते हैं, ई सेल को अगर हम सीरीज में से देख लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से देख लें और हमको एन पता चल जाए रिएक्शन का, एफ तो कांस्टेंट है ही, तो हम डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि जो ये डेल्टा जी है जिसे आप गिब्स फ्री एनर्जी कह रहे हो, वो एनर्जी जो यूजफुल वर्क डन में काम आती है। गिब्स एनर्जी क्या है, वो एनर्जी है जो किसी काम को करने में यूज होती है। और यहाँ पर एनर्जी किस फॉर्म में होती है, जब हम सेल की बात कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ ले कि ये सेल कितना यूजफुल वर्क डन करेगा, इसका मतलब वो आपसे डेल्टा जी पूछ रहा है। वो आपसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा जी पूछ रहा है। और डेल्टा जी की वैल्यू आप कैसे निकाल रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इनटू ई सेल, ठीक है। तो जो अगर यूजफुल वर्क डन पूछ रहा है तो बेटा वो आपसे डेल्टा जी ही पूछ रहा है, ये याद रखना, ये पूछा हुआ है बोर्ड में क्वेश्चन। इसी तरह अगर आपको स्टैंडर्ड डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी हो तो एन और एफ तो कांस्टेंट रहेंगे किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, और यहां पर ई की सेल की जगह क्या लेंगे आप, ई नॉट सेल लेंगे। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो बेटा इसकी ई सेल की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव हो, तभी तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन फिजिबल या स्पॉन्टेनियस होगी। इसका मतलब जो ई सेल है आपका, जो आप निकालते हो ई कैथोड माइनस ई एनोड से, इस रिएक्शन से आपने ई नॉट सेल निकाल के यहाँ रखा, तो इसमें वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिएक्शन फिजिबल होगी। गॉट इट, समझ आ गई ये बात। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखते हैं, इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो, डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव तब होगा जब ये ई सेल नेगेटिव हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। और जहां डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, फिजिबल नहीं रहेगी, उस सेल में रिएक्शन नहीं चलेगी, वो सेल आप नहीं बना सकते, यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको उसने कैथोड दे दिया और एक एनोड के दे दिया और कह दिया कि बताइए ये सेल बनाना फिजिबल है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, ई सेल निकाल लो उसका। उसने आपको कैथोड और एनोड की वैल्यू दे रखी होगी, वोल्ट दे रखी होगी उसकी वैल्यू, आप उसका ई नोट सेल निकाल लो। अगर ई नोट सेल बेटा उसका पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन आपकी फिजिबल होगी, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो सेल बनेगा ही नहीं, आप उस सेल को बना ही नहीं सकते। तो इस तरह से हम फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन निकालते हैं। तीसरी बात, डेल्टा जी जीरो कब होगा, डेल्टा जी जीरो होता है इक्विलिब्रियम पर, और वहां पर आपका जो ई सेल है वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी उतनी ही बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। तो जब कोई चेंज ही नहीं होगा पोटेंशियल के अंदर तो ई सेल क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये चीजें क्लियर हुई। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया है। अगर आपको मान लो सिल्वर का एसआरपी दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, कल की क्लास में भी मैंने बात बताई थी कि जो ये रिएक्शन होती है इसके अंदर सिर्फ एसआरपी वैल्यू रखनी है, आपको एसओपी वैल्यू नहीं रखनी है। आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपको एसआरपी दिया है या एसओपी दिया है। अगर एसआरपी दिया है रिएक्शन के अंदर रखो और आंसर निकाल लो। अगर एसओपी दिया है तो क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है बेटा, उसका साइन चेंज करके उसको एसआरपी में कन्वर्ट करके वैल्यू में इसमें रिएक्शन में रखना है, क्योंकि ये रिएक्शन केवल और केवल एसआरपी वैल्यू के लिए ही बनी है। तो यहाँ तो हमें क्वेश्चन में एसआरपी दे रखा है वो सिल्वर का 0.8 वोल्ट, और यहाँ पर मुझे कॉपर का भी दे रखा है 0.34 वोल्ट। तो आप मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल निकाल लिया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड जो दे रखा है 0.8 एंड 0.34। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, भाई देखो 0.8 बड़ा है ना, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत भी क्या है, मुझसे उसने पूछा ही नहीं। उसने मुझसे ये पूछा है कि क्या ये सेल फिजिबल है, तो क्या मेरे पास
मुझे ये देखकर, इस डेटा को देखकर ही समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हो, पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन फिजिबल होगी, क्योंकि अगर ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन फिजिबल होगी। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि कोई रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। इसकी बात करते हैं। क्या होती है नर्स्ट इक्वेशन? दिस इज ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। इसमें हम आयन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं और हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाएगी। तो मैंने यहां पर लिखी है नर्स्ट इक्वेशन, जो कि आपको लर्न करनी है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF log 10 Q। क्या लिख दिया मैम? ये को तो कुछ समझ में नहीं आया। ओके, ई सेल क्या होता है? ई सेल होता है जिस सेल का आप EMF निकालना चाहते हो, वो हो गया ई सेल, राइट। ई सेल भी लिखा हुआ हो सकता है, यहाँ पर EMF भी लिख सकते हैं। ई नॉट सेल स्टैंडर्ड, जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है ई नॉट सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको उठाकर देगा, दैट इज ई नॉट सेल, क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर ई नॉट सेल नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो ई कैथोड और ई एनोड की वैल्यू दी होगी, उससे आप ई नॉट सेल निकाल के यहां पुट कर देंगे। 2.303 ये फिक्स है। आर क्या है? आर इज अ गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है, फिक्स होती है। T इज अ टेम्परेचर। स्मॉल n क्या है? स्मॉल n है कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन कितने हुए हैं, वो n की वैल्यू है। कैपिटल F आपको पता है फैराडे है, जिसकी वैल्यू 96500 कूलम होती है। एंड लॉग बेस 10 Q क्या है? Q फिर पहुंच गए हम क्लास 11th में, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, रिएक्शन कोशेंट जिसको हम कहते हैं Q। देखो रिएक्शन चल रही है, आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई, जस्ट आपने रिएक्शन स्टार्ट करी है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। किसी भी लेवल पर अगर आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो, रिएक्शन का कोशेंट निकाल रहे हो, तो आप किसी भी टाइम पर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहते हो तो वो सिर्फ इक्विलिब्रियम पर ही निकालोगे, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक ही रेट से बन रहे होंगे। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन Kc एंड Q। Q इज अ रिएक्शन कोशेंट एट एनी टाइम ऑफ रिएक्शन एंड Kc इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे आप सिर्फ इक्विलिब्रियम पर ही निकालते हैं। तो इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर देंगे तो Kc आ जाएगा। और किस रिएक्शन की किसी भी स्टेज पर अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर देंगे तो Q आ जाएगा। गॉट इट? Q इज अ रिएक्शन कोशेंट, एट एनी टाइम ऑफ रिएक्शन आप Q को निकाल सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको पहली रिएक्शन लिखी है ये एट एनी टेम्परेचर है, कोई भी टेम्परेचर दे रखा हो आपको इस रिएक्शन को फॉलो करना। इट इज अ नर्स्ट इक्वेशन वेयर Q इज अ रिएक्शन कोशेंट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, किया हुआ है आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर आपको वहां पर टेम्परेचर फिक्स दे दिया, जनरली आपको जो आपके न्यूमेरिकल है क्लास 12th में, बोर्ड में जो आपको न्यूमेरिकल आएंगे बेटा, वहां पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ होगा, 298 केल्विन दिया हुआ होगा। अगर टेम्परेचर का कोई जिक्र ही नहीं किया है तो आप मानकर चलेंगे कि रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है। अगर उसने स्पेसिफिकली कोई टेम्परेचर दे दिया है तब तो आप रिएक्शन ये लगाएंगे, अदरवाइज आपको यही रिएक्शन यूज करनी है। मैम ये रिएक्शन कहां से आई, देखते हैं। देखो 2.303 ये वैल्यू फिक्स है, R की वैल्यू 8.314 होती है, ये भी फिक्स है। और मैंने कहा टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है या बिल्कुल नहीं गिवन है तो यही मानना है, तो ये वैल्यू भी फिक्स है 298 केल्विन डिवाइडेड बाई n। देखो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा, वो तो सेल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, तो n फिक्स नहीं है हमारा। और f की वैल्यू फिक्स है 96500 कूलम। अगर मैं 2.303 इंटू 8.314 T इज अ 298 को मैं डिवाइड कर दूं 96500 से, तो मुझे ये वैल्यू मिल जाती है 0.0591। तो बार बार कैलकुलेशन की झंझट से बचने के लिए हमने क्या किया, ये कैलकुलेट करके यहाँ रख दिया। अब हमारी रिएक्शन आसान हो गई। रिएक्शन क्या बन गई, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस
0.0591 अपॉन n log 10Q। भाई देखो Q तो हर रिएक्शन का अलग अलग होगा और N भी रिएक्शन का अलग होगा, E नॉट सेल भी अलग होगा। जो चीजें हमारी फिक्स थी उनको हमने मल्टीप्लाई करके वैल्यू रख दी 0.051। तो अगर तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है बेटा, ये नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको ये रिएक्शन ही यूज करनी है, इस रिएक्शन को ही याद रखना है, लेकिन ऊपर वाली रिएक्शन भी याद रखनी है। अच्छा, जब आप इस रिएक्शन से ई सेल निकालेंगे तो वहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अभी मैं इसे एक इक्वेशन से भी समझाऊंगी, पहले कुछ पॉइंट्स यहां पर आपको बता देती हूँ। देखो, जो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन होगी, मान लो कोई सॉलिड है प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में सॉलिड है, तो आपको उसे क्यू में नहीं रखना है। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है आपने कि जो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन है वो हम यूनिटी मानेंगे, क्योंकि ये चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर आयंस है, अगर रिएक्शन में आयंस दिए हुए हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को आप मोल पर लीटर में लोगे क्योंकि वो तो एक्वस कंडीशन में होंगे। और अगर कोई गैस है तो उसका आप क्या लोगे, पार्शियल प्रेशर में लोगे, वो बार या एटीएम में होगी उसकी वैल्यू। चलिए एक रिएक्शन से समझते हैं। जैसे कि डेनियल सेल की रिएक्शन तो आपने पढ़ी हुई है, आपको आती है। आपने क्या देखा कि एनोड पर जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया और कैथोड पर कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों हाफ रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है। इसकी हेल्प से हमने नेट सेल रिएक्शन लिख ली, दिस इज द नेट सेल रिएक्शन। क्वेश्चन में आपको मान लो सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, आप उससे नेट सेल रिएक्शन लिख लो, क्योंकि नेट सेल रिएक्शन से ही आप Q निकालोगे और स्मॉल n की वैल्यू निकालोगे। देखो, इस रिएक्शन में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल किया है, तो जितने इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल कर रहे होते हो, वही आपके एक्चुअल इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक्सचेंज होंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि वही होती है स्मॉल n की वैल्यू। तो इस रिएक्शन में स्मॉल n की वैल्यू है बेटा 2। ई सेल की, ई नॉट सेल की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन थी 1.1 वोल्ट। अब मुझे अगर Q निकालना है तो Q होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और वो जो मेरी फाइनल रिएक्शन आई है ना, उसको देखकर मुझे Q लिखना है। Q इज अ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट में है मेरे पास कॉपर सॉलिड, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, और है मेरे पास जिंक +2 एक्वस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट में है मेरे पास जिंक सॉलिड और क्या है, कॉपर +2 एक्वस। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड होता है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम यूनिटी मानते हैं, 1 मानते हैं। तो इसको मैं एक्सप्रेशन में से हटा दूं, सॉलिड वाला पोर्शन मैंने हटा दिया, तो केवल एक्वस वाला रहेगा। अगर कोई स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनके आगे होता तो वो पावर में चला जाता, ये चीज भी याद रखेंगे। इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाई हुई है ये चीज, वहां से आपको याद होनी चाहिए। उसको हम क्या रखेंगे, पावर में रखेंगे। अब हमारा Q तो आ गया, अब रिएक्शन बना लेते हैं हम। नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल गिवन था 1.1 लिख दिया मैंने, माइनस 0.0591। देखो, मुझे दिया नहीं हुआ था कि टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि 298 केल्विन पे हो रही है, इसीलिए 0.0591 वाली रिएक्शन मैंने यूज करी। अगर टेम्परेचर गिवन होगा, स्पेसिफिकली कोई और टेम्परेचर गिवन है, तभी आप ऊपर वाली रिएक्शन पर जाएंगे, अदरवाइज आपने 0.0591 वाली रिएक्शन ही लेनी है। 2 यहाँ पे मेरे को n की वैल्यू मैंने निकाल ली, वो 2 यहाँ पे रख दिया, लॉग जिंक की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन। इसकी कॉन्सेंट्रेशन जब मुझे क्वेश्चन में गिवन होगी, मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके ई सेल की वैल्यू निकाल लूंगी। सिंपल है ना, आसान सी नर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अगर ये इक्विलिब्रियम पर हो रही हो रिएक्शन, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन हो रही, तो हमने 2 मिनट पहले क्या बात करी थी कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो रही होती है, जो ई सेल होता है, क्योंकि दोनों रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम को अटेन करने की स्पीड सेम हो जाती है ना, दोनों एक ही रेट से, रिएक्टेंट एक रेट, उस जिस रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट उसी रेट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उस जगह पर जो ई सेल होगा ना बेटा, वो 0 हो जाएगा। तो जब ई सेल आपका 0 हो गया तो ई नॉट सेल इधर आ जाएगा, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n लॉग, और Q को क्या रख देंगे, Q को हम Kc रख देंगे, क्योंकि जिसे हम पहले रिएक्शन कोशेंट कह रहे थे, रिएक्शन कोशेंट तो एट एनी टाइम, पर Kc कब है, एट इक्विलिब्रियम है ना, तो अब इसको हम Kc कहेंगे। वैल्यू वही रहेगी बेटा, वैल्यू वही रहेगी इसकी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, है ना, लेकिन
एट इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम पर ले रहे हो तो उसको आप Kc कह रहे हो। अच्छा, ये हमने नर्स्ट इक्वेशन की बात की सेल के लिए, पूरे सेल के लिए जिसमें एक कैथोड था और एक एनोड था। लेकिन जो ये नर्स्ट इक्वेशन होती है ना, आप उसे सिंगल इलेक्ट्रोड पर भी अप्लाई कर सकते हो। सिंगल इलेक्ट्रोड मतलब कि खाली कैथोड पर भी अप्लाई कर सकते हो, खाली एनोड पर भी अप्लाई कर सकते हो। देखते हैं कैसे। जैसे ये मैंने एक एनोड की रिएक्शन लिखी हुई है और मुझे सिर्फ इस रिएक्शन के लिए क्या लिखनी है, नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। तो क्या होगी वो, EOP। भाई इस रिएक्शन से क्या आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही तो आएगा। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो वहां पर पोटेंशियल कौन सा क्रिएट होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो उसका स्टैंडर्ड है जिंक का, है ना। E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जो ये इलेक्ट्रोड एक्चुअल में प्रोड्यूस करेगा, और E नॉट क्या है, स्टैंडर्ड वाला है। स्टैंडर्ड की वैल्यू आपको गिवन होगी -0.0591 अपॉन N। N की वैल्यू अगर मैं जिंक का केस देखूं तो N की वैल्यू 2 आ जाएगी। लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, ये मैंने कहां से लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। देखो अगर मैं सिर्फ इस रिएक्शन को कंसीडर करूं तो क्या लिखते हैं हम, Q की वैल्यू प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट यहां पर जिंक +2 है और रिएक्टेंट क्या है, जिंक सॉलिड। तो जिंक सॉलिड की तो आपको यूनिटी लेनी है, तो क्या आएगी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन केवल आयन जिंक +2 आयन की आएगी। इसी तरह अगर मैं दूसरे इलेक्ट्रोड की देखूं, कैथोड की देखूं, तो कैथोड पर रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका। तो ERP इज इक्वल टू E नॉट RP माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। ये कैसे आया, यहां पर Q की वैल्यू ये कैसे आई। देखो इस रिएक्शन को कंसीडर करो, प्रोडक्ट में क्या है, सॉलिड है। अगर मैं इसके लिए लिखूं तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आएगी बेटा अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब प्रोडक्ट तो मेरा सॉलिड है तो इसका तो 1 हो जाएगी वैल्यू, तो नीचे क्या रहेगा, आयन कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिनोमिनेटर में आएगी। तो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी कोई परेशानी की बात नहीं है। सिंगल इलेक्ट्रोड अगर ये वाली सिंपल रिएक्शन लिखी हुई है, इसको छुपा लो तो क्या बन गई, कैथोड की बन गई, एनोड की बन गई, सॉरी ऊपर वाले को छुपा लो तो ये क्या बन गई, एनोड की बन गई। सॉरी ऊपर वाले को छुपा लेंगे, ऊपर वाले को छुपा लेंगे तो कैथोड की बन जाएगी, नीचे वाले को छुपा लेंगे तो एनोड की बन जाएगी, है ना। एक एक इलेक्ट्रोड की भी हम ऐसे लिख सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। अब ये तो जो सारा कुछ हम पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ रहे थे। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या क्या आती हैं इसमें, उनको समझेंगे। देखिए कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कंडक्टर और नॉन कंडक्टर होते क्या हैं। कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें से लाइट, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उनको हम कंडक्टर कहते हैं, और जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देंगे, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर कहते हैं। तो नॉन कंडक्टर की तो हम बात नहीं कर रहे इस चैप्टर में, कंडक्टर की बात कर रहे हैं क्योंकि हम कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। तो कंडक्टर हमारे दो तरह के हो सकते हैं, एक तो मेटल कंडक्टर हो सकते हैं और एक हो सकते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट। तो जो मेटल कंडक्टर है बेटा, जैसे कि जो वायर है, जैसे आपके घरों में जो लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो कॉपर की वायर से आती है, एल्यूमिनियम की वायर से आती है, दीज आर मेटल कंडक्टर्स, है ना। तो जो मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उनको मेटल कंडक्टर कहते हैं। दूसरे होते हैं हमारे ये इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। एक और डिफरेंस होता है मेटल कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट में। देखो आपके घर में जो तारें आ रही होती हैं, जो वायर्स होती है कॉपर और एल्यूमिनियम की, जब उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो कॉपर की वायर चेंज थोड़ी हो जाती है, कॉपर की वायर किसी और वायर में थोड़ी कन्वर्ट हो जाती है, कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी होती है वहां पे। तो ये जो मेटल कंडक्टर होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं विदाउट एनी केमिकल चेंज, कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ कंडक्शन होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, राइट। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि जब ये अपने मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो यहाँ पर केमिकल डिकम्पोजिशन भी होता है इन कंपाउंड का। यही डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइट और मेटल कंडक्टर में।
अच्छा, जो ये एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो आपको नाम से समझ में आ गया, नॉन, जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं करेंगे, आयनाइज नहीं होंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। नाम से समझ आ रहा है, ये सब पढ़ चुके हो केमिकल इक्विलिब्रियम में, जस्ट रिवीजन है इसीलिए फटाफट करा रही हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से थे बेटा? जो पानी में डालते ही, सॉल्यूशन में डालते ही 100% आयनाइज हो जाएंगे, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपने NaOH को लिया, पानी के अंदर डाला, तो उसके अंदर, सॉरी डबल हेडेड ये एरो नहीं लगेगा, सीधा यही एरो लगेगा, क्योंकि NaOH तो आपको मिलेगा ही नहीं पानी के अंदर। डालते ही Na आयन और OH आयन में टूट गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डालते ही केमिकल डिकम्पोजिशन हो गया। देखिए केमिकल चेंज हो गया ना। NaOH जो सॉलिड था वो एक्वस, Na पॉजिटिव और एक्वस OH नेगेटिव में आकर टूट गया है। अब ना वहां पर NaOH का नामो निशान नहीं है, वहां पर या तो Na आयन है या OH आयन है। और इन Na आयन और OH आयन के मूव करने से ही, मोबिलिटी से ही कंडक्शन होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते ही पानी में एक्वस सॉल्यूशन बनाते ही या मोल्टन स्टेट में आते ही आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं, 100% आयनाइज हो जाते हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो आपके हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो मेंबर है जो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेस। और साथ में स्ट्रॉन्ग सॉल्ट भी है ना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेंगे, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो आयनाइज करने पर, जो सॉरी एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर या मोल्टन स्टेट में आयनाइज तो होते हैं, लेकिन स्मॉल एक्सटेंट में होते हैं, पार्शियली आयनाइज होते हैं, बहुत धीरे धीरे आयनाइज होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे कि वीक एसिड, एसिटिक एसिड, वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो दीज आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने ये यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर लिया कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, एक हो गए मेटेलिक और एक इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम स्ट्रॉन्ग और वीक को ही आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और टर्म्स को देखते हैं। पहले हमारी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फिजिक्स में क्लास 10th में पढ़ चुके हो। रेजिस्टेंस क्या होता है? रजिस्ट करना, हिंड्रेंस कॉज करना। कोई आयन जा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी, उसके रास्ते में कोई रुकावट आ गई, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वही रेजिस्टेंस है ये, द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय एनी मीडियम इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पर हम मेटल के कंडक्टर की बात नहीं कर रहे, फिजिक्स में करते हैं हम ये। हम केमिस्ट्री में किसकी बात करते हैं? हम इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा कंडक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ तो बेटा एक मीडियम है ना, मीडियम फ्लो कर रहा है ना, एक लिक्विड ले रखा है आपने, एक एक्वस मीडियम ले रखा है या कोई मोल्टन मीडियम ले रखा है, लिक्विड मीडियम में कंडक्शन हो रहा है। तो जो ये मीडियम है ये करंट की फ्लो को रोकेगा, तो जिस उसे हम क्या कहते हैं? उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। वहां पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोका जा रहा था, वो भी रेजिस्टेंस था, सेम ही रेजिस्टेंस है वो। फॉर्मूला वही है, V इज इक्वल टू आर आई। V इज अ वोल्टेज, I इज अ करंट, और R क्या है यहाँ पर? रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट है ओम। इसकी यूनिट क्या है बेटे? ओम। ओम का आप ऐसे साइन बना सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। अगली चीज है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी भी आपने पढ़ी हुई है उसी चैप्टर में जहां पर आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था। रजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। देखिए R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। अगर L मेरे पास 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, लेंथ से 1 सेंटीमीटर हो और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो R की वैल्यू रो के बराबर हो जाएगी। जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर यूनिट क्या आएगी? ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। जो ये रेजिस्टिविटी होती है बेटा, ये मटेरियल पर डिपेंड करती है। मटेरियल यानी कि आपका क्या टाइप का आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, क्या सॉल्वेंट है, उस चीज पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, राइट। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। क्योंकि रेजिस्टेंस के अपोजिट होता है, तो G इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन R होगा।
जो R की यूनिट होगी उसके इनवर्स जो यूनिट होगी वो G की यूनिट होगी। इसका मतलब ओम इनवर्स या जो मो होता है, देखो अगर मैं इधर से देखूं तो ओम को मैं उल्टा करके रख दूं तो मो हो जाएगा। तो ये आपने क्या किया, 1/R किया है ना, तो 1/ओम क्या हो जाएगा, मो। साइमन्स भी इसकी यूनिट होती है, ओम इनवर्स को हम साइमन्स भी कहते हैं। तो बेटा क्या होता है कि इस वाले चैप्टर से ना छोटी छोटी जो डेफिनेशन आप देख रहे हो ना, इन पर भी क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क में पूछ लेता है आपसे, या फिर जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आने वाले, जो MCQ आने वाले हैं, उसमें यूनिट्स पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यूनिट भी आपको सबकी याद करनी है, मैंने सबकी यूनिट लिखी है, सबकी यूनिट्स याद करेंगे। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी होती है, ऐसे ही कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी होती है। बिल्कुल वैसी चल रही ना चीजें। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम क्या कहते हैं, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज नॉट के, देखो मुझे ना बनाना नहीं आया ढंग से, ये कप्पा होता है, थोड़ा अलग सा के होता है ना। जैसे सिंपल के आपका ये है, ये तो ज्यादा स्टाइलिश बना दिया मैंने। सिंपल के अगर आपका ये है तो ये कुछ ऐसे सा है ना। मैंने कोशिश की है बनाने की लेकिन बना नहीं है, तो इट इज कप्पा, इसको हम कप्पा कहते हैं। और जैसे जो आपका कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का अपोजिट है ना, 1 रेजिस्टेंस है, तो उसी तरह जो आपका ये कंडक्टिविटी है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, वो रेजिस्टिविटी के 1 रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो 1/रो को हम क्या कहते हैं, कप्पा कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम साइमन्स कहते हैं। तो एक और यूनिट क्या बन गई, साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट बार बार कह रही हूं बेटा, यूनिट याद रखेंगे। आगे जो है फिर ये अब जो आगे की कहानी चलेगी ना, वो इस कप्पा से रिलेटेड ही चलेगी, कंडक्टिविटी से रिलेटेड ही चलेगी। कंडक्टिविटी फिर हम दो चीज में पढ़ते हैं, दो रिलेशन में पढ़ते हैं, एक है मोलर कंडक्टिविटी, एक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टेंस, नाम में मोल आ रहा है, तो मोलर सॉल्यूशन में जो आप कंडक्टेंस निकालते हो ना, उसको मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, और उसको डेल्टा एम से शो करते हैं। कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सच दैट द इलेक्ट्रोलाइट इज केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों इलेक्ट्रोड को बीच में आपने डिस्टेंस कितना रखा है, 1 सेंटीमीटर रखा हुआ है, और जो उसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा है, वो उसकी जो मोलैरिटी है वो 1 मोलर होनी चाहिए। तो उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी क्रिएट होगी, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन मोलैरिटी, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द मोलैरिटी, इंटू 1000। यूनिट है आपकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कहाँ पढ़ा था, याद है थोड़ा बहुत, नॉर्मेलिटी में पढ़ा था हमने इक्विवेलेंट, है ना। जब मैंने सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाया है आपको 1 शॉट में, आप देख लीजिएगा, वहां पे मैंने नॉर्मेलिटी भी आपको बताई थी, और वहीं पे आपको मैंने इक्विवेलेंट बताया था, तो वहीं से आया ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जिक्र करेंगे तो वहां पे जो सॉल्यूशन होगा वो 1 नॉर्मल होगा। भाई देखो, मोलर कंडक्टिविटी में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 मोलर था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 नॉर्मल है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कप्पा इक्विवेलेंट, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी इनटू 1000, और दिस इज द यूनिट। बस मोल इनवर्स की जगह इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा। अगला है हमारा सेल कांस्टेंट। इस पर तो बहुत बार न्यूमेरिकल आए हैं, इसको हम जी स्टार से शो करते हैं सेल कांस्टेंट को, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी इज कप्पा, कंडक्टेंस इज जी। तो क्या फॉर्मूला बन गया, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। जी की जगह अगर आप 1/R रख लो, क्योंकि जो कंडक्टेंस है वो 1 रेजिस्टेंस होता है, तो फॉर्मूला एक और ये बन जाएगा। फॉर्मूला तो आप एक दूसरे में से डराइव कर सकते हो ना, बस एक ये फॉर्मूला याद रख लो, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार फॉर सेल कांस्टेंट। अच्छा, अब जब हमने ये सारी डेफिनेशन पढ़ ली, अब इनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। देखो, आपने रेजिस्टेंस पढ़ा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा यानी कि रेजिस्टिविटी, फिर कंडक्टेंस पढ़ा, फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ा, है ना, फिर मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ी, और सेल कांस्टेंट पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो कंडक्टिविटी है या मोलर कंडक्टिविटी है, इसका डाइल्यूशन पर या कॉन्सेंट्रेशन चेंज पर क्या फर्क पड़ता है। देखिए, अगर आप डाइल्यूशन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का,
अगर आप उसका डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन मतलब उसमें पानी मिला रहे हो ना यार, पानी मिला रहे हो, उसका डाइल्यूशन कर रहे हो, तो उसका मतलब उसका कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, समझते हो ना। आपके पास शुगर सिरप है, सीधी भाषा में कहूँ चाशनी है, उसको पतला करना है आपको, है ना, बहुत गाढ़ी है, बहुत थिक है, उसको फ्लो ही करना है, क्या करते हो, पानी मिला देते हो ना उसमें, है ना, वही कर रहे हैं। अगर डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना, जब आप उसे डाइल्यूट करते हो तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है ना। भाई बहुत गाढ़ी है यानी कि कॉन्सेंट्रेशन है, पतली है तो डाइल्यूट है। तो आपने क्या किया, जब डाइल्यूशन इंक्रीज किया यानी कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया, तो अगर मैं जनरल बात करूं और मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, तो जो कंडक्टिविटी होती है ना वो पर यूनिट वॉल्यूम में देखी जाती है। तो जब मैंने यहां पर डाइल्यूशन किया तो मान लो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था और ये था भाई मेरे पास 2 ml, और इस 2 ml के अंदर ना 10 आयन तैर रहे थे, 10 आयन फ्लो कर रहे थे, घूम रहे थे, और इन आयन की वजह से ही यहां पर कंडक्टिविटी थी। अब क्या हुआ, जब मैंने इसका डाइल्यूशन किया तो जब 2 ml में 10 आयन थे, तो मैं 1 ml में कितने आयन थे, 5 आयन तो थे 1 ml में। बताओ बात समझ में आ रही है, 1 ml में 5 आयन थे। अब आपने क्या किया, इसका डाइल्यूशन कर दिया, इसमें और पानी मिला दिया, और ये कितना हो गया, 4 ml हो गया। अब 4 ml में आयन तो उतने ही है, 4 ml में आयन तो 10 ही है, तो पर ml आयन क्या हुए बेटा, अगर 1 ml में पहले 5 आयन आ रहे थे, है ना, अब क्या हुए 4 ml हो गया। 4 ml में कितने आयन आएंगे, 10 से डिवाइड करें अगर मैं 4 को तो कितना आ जाएगा, 2.5 के आसपास आएगा, राइट। 5 से तो कम हो गए, नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो अब कम आयन घूम रहे हैं उस लिक्विड के अंदर, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। अगर हम जनरली देखें तो जो कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पर ml आयन डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन जो आयन, ये जो मोलर कंडक्टिविटी, अगर मैं इसकी बात करूं तो मोलर कंडक्टिविटी में हम टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं, वहां पे हम पर ml की बात नहीं करते। देखो मैं बार बार कह रही हूँ, इट इज अ यूनिट फैक्टर, कप्पा इज अ यूनिट फैक्टर। यहां पर हम पर ml में आयन देखते हैं, यहां पर हम बल्क में आयन देखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी में हम बल्क में आयन देखते हैं। बहुत सारे बच्चे वाले क्वेश्चन गलत करते हैं, ये याद रखना, कप्पा यूनिट फैक्टर है और जो आपका ये है मोलर कंडक्टिविटी मास फैक्टर है, इसमें हम टोटल में देखेंगे आयन कितने हैं। तो भाई जब आपने इसका डाइल्यूशन किया तो टोटल में पहले भी 10 आयन थे, और 4 ml करने पर भी 10 ही आयन है। आयन तो कम नहीं हुए, आयन ना ज्यादा हुए ना कम हुए, सेम रहे। लेकिन अब वो जो 10 आयन 2 ml में घूम रहे थे, अब वो 10 आयन 4 ml होने पर उस 4 ml में घूम रहे हैं, तो अब ज्यादा स्पेस मिल गया ना घूमने के लिए, मोबिलिटी बढ़ गई ना आयन की। तो इसीलिए मोबिलिटी बढ़ने की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप पूरे बल्क की बात कर रहे हो। यहाँ पे पर ml की बात नहीं कर रहे हो, पूरे बल्क को देख रहे हो। तो पूरे बल्क में उतने ही आयन घूम रहे हैं, 10 आयन पहले 2 में घूम रहे थे, अब 4 ml में घूम रहे हैं, तो क्या हो गया, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। ये तो हमने जनरल बात की। और जनरली एक और पॉइंट होता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, उनकी मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। क्यों होती है, अभी हम देखते हैं ग्राफ से। देखो फिर एक क्वेश्चन यहां से बनता है, यहाँ पे या तो आपको ना ग्राफ दे देता और पूछ लेता ये किसका ग्राफ है, मतलब 2 इलेक्ट्रोलाइट दे देगा, एक स्ट्रॉन्ग दे देगा, एक वीक दे देगा, पूछ लेगा किसका है। या फिर आपसे पूछ लेगा, सिर्फ आपको इतना ही लिखना होता है कि भाई ये वाला ग्राफ स्ट्रॉन्ग का है, ये वाला वीक का है, राइट। या आपसे ग्राफ बनवा लेगा, या ग्राफ देकर आपसे एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा। बहुत तरीके से ही क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगी मैं इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। ये जो ग्राफ है हमने बनाया मोलर कंडक्टिविटी और अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। तो पहले मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करती हूँ। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मुझे ये लगभग स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मुझे ये स्ट्रेट लाइन मिलती है, यानी कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, यानी आप कह लो कि डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हो या फिर आप कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे पहले लैम्डा m बढ़ा और एक पॉइंट पे जाकर क्या हो गया, 0 हो गया। दिख रहा है ना ये ग्राफ से आपको, होता क्यों है ऐसा। देखिए जब आपने डाइल्यूशन बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ा, है ना, वॉल्यूम बढ़ा, क्योंकि मैं आपको बार बार एक बात बोल रही हूँ कि जो लैम्डा m है वो टोटल वॉल्यूम की बात करता है, ये मास फैक्टर की बात करता है, बल्क की बात करता है, टोटल वॉल्यूम की बात करता है।
डाइल्यूशन किया आपने, बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई। तो जब आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला था तो वो तो 100% डिसोसिएट हो गया था, अब उसमें नंबर ऑफ आयन तो नहीं बढ़ने वाले, नंबर ऑफ आयन तो वहां पर क्या रहेंगे बेटा, कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन जब आपने वॉल्यूम ज्यादा कर दिया तो उन आयन को घूमने की जगह ज्यादा मिल गई, उनकी मोबिलिटी ज्यादा हो गई। पहले वो आपस में टकरा रहे थे, टक्कर हो रही थी उनकी, उनकी जो घूमने की जो उनकी प्रोसेस थी वो एक दूसरे से हिंड्रेंस हो रही थी वहां पे, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, मोबिलिटी इंक्रीज हो गई है। आयनिक इंटरफेरेंस, जो एक दूसरे को टक्कर मार रहे थे ना, एक दूसरे के रास्ते में रुकावटें डाल रहे थे, वो कम हो गया है। तो जब आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी, आयनिक इंटरफेरेंस घट जाएगा, तो ओवरऑल कंडक्टेंस जो है वो डाइल्यूशन बढ़ाने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ जाएगी। बढ़ी, जैसे जैसे आपने डाइल्यूशन बढ़ाया, कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, कॉन्सेंट्रेशन घटी, और ये आपका लैम्डा एम क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन एक स्टेज पर जब आप डाइल्यूशन करते गए करते गए करते गए, यानी कि आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, जब आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, या फिर आप कह सकते हैं कि जब जीरो कॉन्सेंट्रेशन हो गई, तो वहां पर ये आ गई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि अब आप कितना भी डाइल्यूशन बढ़ा लो, अब कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आने वाला इस पॉइंट के बाद। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, जब मोलर कंडक्टिविटी की लिमिट लग जाए, उसके बाद डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी में कोई चेंज ना आए, उसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब डाइल्यूशन के बाद, उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, राइट। या फिर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोलते हैं इसको, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये बात की हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। वीक के केस में पहले ग्राफ की बात कर लूं। देखो वीक के केस में क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे घट रही है, यानी कि डाइल्यूशन बढ़ रहा है, ये बढ़ना शुरू हो गया। देखो पहले धीरे 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 बहुत धीरे धीरे चला, फिर बढ़ना शुरू हो गया। बढ़ने के बाद बिल्कुल पैरेलल हो गया, ये वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, वाई एक्सिस के, है ना, मिल नहीं रहा है वाई एक्सिस पर, स्ट्रॉन्ग की तरह ये मिला नहीं है, बिल्कुल सीधा चला गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, पार्शियली होते हैं डिसोसिएट, सम एक्सटेंट में डिसोसिएट होते हैं, धीरे धीरे डिसोसिएट होते हैं, है ना। इनका जो डिसोसिएशन है वो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से हम समझते हैं। ये फिर से केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आ गया। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की हेल्प से हम समझते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है धीरे धीरे डाइल्यूट होते, धीरे धीरे डिसोसिएट होते हैं, और जब अगर आपका इनका डाइल्यूशन कर देते हो ना, तो इनका अल्फा बढ़ जाता है, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, यानी कि ये डिसोसिएशन होना थोड़ा जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आपने इसका डाइल्यूशन किया, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन घटाई, तो ये क्या हो गए, ज्यादा टूटने लगे। जब ज्यादा टूटने लगे तो नंबर ऑफ आयंस बेटा बढ़ने लगे। क्या होने लगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने लगे। अल्फा ज्यादा हुआ तो नंबर ऑफ आयंस बढ़े। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ा, नंबर ऑफ आयंस बढ़े। तो जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो कंडक्टेंस भी क्या हो गई बेटा, कंडक्टेंस भी यहाँ पर बढ़ गई। क्लियर हो गई ये बात, कंडक्टेंस बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर हमें ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाली कंडीशन क्यों नहीं मिली। जब हम इसका जो लैम्डा, जब हम इसका क्या करते हैं, एक्सट्रापोलेशन करते हैं, है ना, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ग्राफ को, तो हमें जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर, यहाँ पर हमें जीरो कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलती, बिल्कुल ये पैरेलल चला जाता है, हमें लैम्डा एम नॉट ऑब्टेन नहीं होता। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूं वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, तो इतनी कम कंडक्टिविटी होती है कि हम उसे मेजर नहीं कर सकते, हम उसे मेजर नहीं कर सकते। तो हम लैम्डा एम नॉट कैसे निकालें इस केस में, इस केस में हमें लैम्डा एम नॉट निकालने के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी कोलार्श लॉ की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कोलार्श लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पर एक पॉइंट हमारा जो है वो मिस हो गया है, और वो है हमारी डिबाय-हकल ऑन-सेगर रिएक्शन। डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट माइनस ए रूट सी, माइनस ए रूट सी। इसे हम कहते हैं डिबाय-हकल, इसका नाम मैं यहां लिख देती हूं बेटा, यहां लिखती हूं
साइंटिस्ट का नाम है हकल, ये 3 साइंटिस्ट थे, ऑनसेगर इक्वेशन, ठीक है। डिबाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में यूज की जाती है, वेयर डेल्टा एम इज अ मोलर कंडक्टिविटी। डेल्टा एम नॉट क्या है यहां पर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ए कांस्टेंट है और जो √C है दैट इज द कंसंट्रेशन। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए डेल्टा एम नॉट निकालना है तो किससे निकालेंगे, डिबाय हकल ऑनसेगर से निकालेंगे। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो किससे निकालेंगे, कोलार्श लॉ से निकालेंगे, राइट। चलो पहले कोलार्श लॉ की बात कर लेते हैं, क्या होता है कोलार्श लॉ। पहले डेफिनेशन देखते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट, देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करेगा ये। दिस लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड as the sum of the individual contribution of anion and cation of the electrolyte। यानी कि ये कह रहा है जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है कैसे कैलकुलेट करनी है, जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो ना उसके जो कैटायन और एनायन जो बनेंगे उनके सम से ही क्या निकलेगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकलेगी। अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट ए बी है तो कैसे टूटेगा, ये ए आयन में और बी आयन में टूटेगा, ए कैटायन है और बी एनायन है, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, कैटायन, ये जो एक कैटायन है इसकी अकेले की मोलर कंडक्टिविटी है ना, लिमिटिंग कंडक्टिविटी इसकी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एनायन की, राइट। इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो पूरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। भाई इलेक्ट्रोलाइट तो इन आयन से ही बना है, कैटायन और एनायन से, दोनों की इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को अगर मैं ऐड कर दूं तो पूरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। लेकिन याद क्या रखना है, जितने भी आयंस बनेंगे उन सारे आयंस को कंसीडर करेंगे। मतलब कहने का ये है कि जैसे यहां पर म्यू प्लस लिया हुआ है, यहाँ म्यू माइनस लिया हुआ है, ये क्या है, नंबर ऑफ कैटायन जितने भी बनेंगे वो सारे लेंगे हम, और नंबर ऑफ एनायन जितने भी मिलेंगे वो सारे ऐड करेंगे। तो म्यू पॉजिटिव है नंबर ऑफ कैटायन, म्यू नेगेटिव है नंबर ऑफ एनायन, लैम्डा नॉट ए पॉजिटिव है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, और लैम्डा नॉट बी नेगेटिव है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर मेरे पास बेरियम क्लोराइड है, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो उसके इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन कौन देगा इसमें, उसके कैटायन और एनायन देंगे। तो बेरियम कैसे टूटेगा, बेरियम क्लोराइड, बेरियम +2 और 2Cl नेगेटिव, तो बेरियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम +2, क्योंकि बेरियम का तो एक ही आयन है लेकिन Cl के 2 आयन हैं, तो 2 इंटू लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, राइट। ये समझ में आ गया। इसी तरह से अगर यहां पर Al2SO4 है, मान लो Al2SO4 का होल थ्राइज है, ये कैसे ब्रेक होगा, ये होगा 2Al+3 प्लस 3SO4 -2। इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी वजह से होगी, इस एल्यूमिनियम के 2 आयन और सल्फेट के 3 आयन की वजह से होगी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस एल्यूमिनियम +3 प्लस 3 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट -2। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और इंडिविजुअल कैटायन और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, यहां पर भी एक न्यूमेरिकल आता है। तो ये हुआ हमारा कोलार्श लॉ। फिर कोलार्श लॉ के एप्लीकेशन भी हमारे सिलेबस में है, जल्दी से नोट करिए इनको, फिर हम इसके बाद उनको डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलार्श लॉ की। तो जो कोलार्श लॉ की पहली बात मैंने बता दी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के काम आता है। तो पहले तो हो गया, पहला पॉइंट हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सेकंड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का बेटा। तो एल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एम नॉट। डेल्टा एम क्या है, जो कि आपको मोलर कंडक्टिविटी क्वेश्चन में गिवन होगी, और डेल्टा एम नॉट आप कोलार्श लॉ से निकालोगे। इन दोनों को यूज करके आप क्या निकाल लोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का एल्फा निकाल लोगे। अब जब आप एल्फा निकाल सकते हो तो यहाँ पर बेटा आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो, दैट इज Ka
पढ़ा है हमने ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में, K इज इक्वल टू CL² अपॉन 1 माइनस एल्फा। एल्फा की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, और हम इससे निकाल पाएंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो बात हुई कोलार्श लॉ की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमें क्या बताता है कि द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन, अपोजिटली चार्ज्ड आयन अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये प्रोसेस कब होती है? जब हम यहाँ पर करंट को पास करते हैं। तो यहाँ पर करंट पास की जाती है, करंट दी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है और वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। देखिए यहाँ पर एक कैथोड है और एक एनोड है और इसके अंदर भरा हुआ है NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो Na पॉजिटिव टूटेगा और Cl नेगेटिव टूटेगा। NaCl किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। यहाँ लिखिए मैंने रिएक्शन। तो जो Na पॉजिटिव है वो किस पर जाएगा? अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाएगा। अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन? कैथोड। जी हाँ, यहाँ पर कैथोड नेगेटिव, याद करो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कैथोड नेगेटिव होगा और एनोड पॉजिटिव होगा। अपोजिट होंगे यहाँ पर साइन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। तो एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव वाला आयन जाना चाहिए। तो सोडियम वहां जाकर सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl नेगेटिव एनोड पर जाकर Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस से हम कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ ये जानने के लिए यूज करते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, दो लॉ हैं यहाँ पे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमें? ऑन पासिंग करंट इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोन। यानी कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट टाइम आपने भेजी है, जितना I/T भेजा है, उस पर ही डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो W इज प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या है? यहाँ पर चार्ज है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया जिसे हम कह रहे हैं Z। और Z क्या है? इट इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द आयन। जो आयन डिपॉजिट होने जा रहा है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z की वैल्यू E/96500 होती है। 96500 वही है ये, एक फैरेड। एक मोल इलेक्ट्रॉन को बहने में, एक मोल इलेक्ट्रॉन को चलने में जो चार्ज लग रहा है दैट इज 96500 कूलम 1 फैरेड। ठीक है, तो 96500 कूलम वही चीज है, E/96500 वेयर E इज इक्विवेलेंट मास, राइट। Q की जगह अगर हम IT रख दें और Z की जगह E/96500 रख दें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू E यानी कि इक्विवेलेंट वेट इंटू I करंट इंटू T टाइम अपॉन 96500। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर आपने तीन जगह आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, है ना, 3 जगह इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, आपने ये कैथोड यहाँ जोड़ दिया, कैथोड से इस वाले कैथोड को जोड़ा है, नोड से इस वाले कैथोड को जोड़ा है, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स को आपने जोड़ दिया। तो इस तरह से जो आप ये सिस्टम बना रहे हो, यहाँ पर जितना यहाँ पर डिपॉजिट होगा इक्विवेलेंट A का, वो इक्वल होगा जितना डिपॉजिट यहाँ होगा और वो इक्वल होगा जितना डिपॉजिट यहाँ होगा। तीनों जगह जो डिपोजिशन होगा ना अमाउंट, वो इक्वल होगा। तो W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2 इज इक्वल टू W3/E3। इक्विवेलेंट मास, जितना मास डिपॉजिट हुआ अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ 1, जितना मास डिपॉजिट हुआ सेकंड में डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ 2, जितना मास डिपॉजिट हुआ थर्ड में डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ 3। दिस इज द फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इन दोनों लॉस पर भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस पर एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस आप कॉपर सल्फेट का कर रहे हो या NaCl का कर रहे हो, मैंने यहाँ पे चार्ट के उसमें दे दिया आपको फॉर्म में, आप इसे यहीं से ऐसे ही कॉपी कर लो, आपको याद हो जाएगा। देखो बेटा, अगर NaCl टूट रहा है, NaCl की अगर मैं बात करूं तो NaCl टूट रहा है, तो मोटा मोटा आपको ये याद है कि भैया NaCl टूट रहा है तो एक जगह सोडियम जाकर डिपॉजिट हो जाएगा और एक जगह Cl2। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता, हर केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट आपका मोल्टन NaCl है, केवल NaCl है, प्योर फॉर्म है NaCl की, लिक्विड फॉर्म है, और आप वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस पास करोगे तो कैथोड पर सोडियम चला जाएगा और एनोड पर Cl2 चला जाएगा।
लेकिन अगर एक्वस NaCl आपका इलेक्ट्रोलाइट है, एक्वस NaCl का मतलब है कि वहां पर NaCl भी है और वहां पर वाटर भी है, वहां पर Na आयन भी है, Cl नेगेटिव आयन भी है, H पॉजिटिव आयन भी है और OH नेगेटिव आयन भी है। अब क्या होगा, इस कैथोड पर सोडियम भी जाना चाहेगा और हाइड्रोजन भी जाना चाहेगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा अच्छा होगा वो जाएगा, तो हाइड्रोजन जाता है यहाँ पे। तो जब आप एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो बेटा आपको कैथोड पर सोडियम ना मिलकर हाइड्रोजन गैस मिलती है और एनोड पर Cl2 गैस मिलती है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह जब आप कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और वहां पर इलेक्ट्रोड आपने प्लेटिनम लिया होता है, तो कॉपर सल्फेट के केस में कैथोड पर कॉपर जाता है और एनोड पर ऑक्सीजन जाता है। लेकिन जब आप मेटलर्जी करते हो, जो याद हो 10th क्लास में आपने क्या किया था, मेटलर्जी से जो आपको इम्प्योर कॉपर मिला था उसका आपने क्या बना दिया था, उसका तो आपने इलेक्ट्रोड बना दिया था ना। तो जब आप रिएक्टिव कॉपर को एज अ इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो वहां पर कैथोड पर आपको रेड ऑफ कॉपर मिलेगा और एनोड पर आपको कॉपर आयन मिलेगा, और जो सारी डस्ट थी, जो सारी गंदगी थी, वो एनोड मड के नीचे, एनोड के नीचे जाकर इकट्ठी हो जाती है। तो आपको कॉपर जो कैथोड है, कैथोड पर आपको प्योर कॉपर ऑब्टेन होता है। तो आप याद रखेंगे कॉपर सल्फेट का जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, अलग अलग इलेक्ट्रोड पर क्या क्या मिलता है आपको, और अगर आप NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो डिपेंड करेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हो, उसी हिसाब से कैथोड और एनोड पर आपको चीजें मिलेंगी। आगे अगला हमारा जो लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं हम इस चैप्टर के, दैट इज अ बैटरी। बैटरी क्या होती है, ये सोर्स होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, और यहाँ पर दो तरह की बैटरी हम पढ़ते हैं, एक है प्राइमरी बैटरी और एक सेकेंडरी बैटरी। क्या होती है प्राइमरी और सेकेंडरी? प्राइमरी बैटरी बेटा वो होती है जिसको आपने एक बार यूज किया और फिर फेंक दिया, एक ही बार यूज करते हैं और इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि पेंसिल सेल, घरों में जो हम घड़ी में सेल डालते हैं, थोड़े दिनों बाद खराब हो जाते हैं, चेंज करने पड़ते हैं ना, तो वो होते हैं हमारे प्राइमरी बैटरी। और सेकेंडरी बैटरी क्या होती हैं, जिनको हम बार बार यूज करते हैं, जैसे कि आपका इन्वर्टर या फिर आपके लिथियम कैडमियम वाले सेल, या फिर देखो जैसे मेरे पास ये है, ये निकल कैडमियम के सेल हैं और इनको मैं बार बार चार्ज करती रहती हूँ, रिचार्जेबल है। तो ये कैसी बैटरी हुई, ये सेकेंडरी बैटरी हुई। तो प्राइमरी बैटरी के दो हमारे सिलेबस में है, एक है ड्राई सेल और एक है मरकरी सेल। पहले ड्राई सेल की बात कर लेते हैं। ड्राई सेल का दूसरा नाम लेक्लांशियस सेल भी होता है। ड्राई सेल आपने शायद देखा हो, जो आप सेल देखते हो टॉर्च के अंदर डालते थे, वो बड़े बड़े सेल, ये टॉर्च के अंदर ऐसा सेल डालते हैं ना, ये जो आपके डबल ए सेल हैं वो सब क्या है, ड्राई सेल हैं। इनमें जो एनोड होता है वो जिंक होता है और जो कैथोड होता है बेटा वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है। वो कैथोड जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, और जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है वो अमोनियम क्लोराइड और MnO2 के पेस्ट को भरा होता है। ठीक है, ये इसके अंदर फिल होता है। और इसका जो EMF होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, इसके ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, ये EMF होता है इसका। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा जिंक का, और कैथोड पर ये जो MnO2 है वो इस अमोनियम के साथ, NH4 पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करके मैंगनीज हाइड्रोक्साइड और एक अमोनिया गैस देगी। अब एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो अमोनिया गैस है ये इस जिंक आयन के साथ रिएक्ट करके ये एक कॉम्प्लेक्स बना देती है, और ये क्या होती है, ये एक प्राइमरी बैटरी है, ड्राई सेल है। इसका एक लिमिटेड टाइम होता है, जब हम इसको यूज करते हैं तो ये एग्जॉस्ट हो जाती है और ये रिचार्ज नहीं होती। इसके बाद करने वाले हैं हम मरकरी सेल, तब तक आप इसको नोट कीजिए। हाँ जी, अब हमारा लास्ट पार्ट है और हमारी नेक्स्ट जो बैटरी है दैट इज अ मरकरी सेल, जिसको बटन सेल भी कहते हैं। आपने देखे होंगे वो छोटे छोटे सेल टॉयज के अंदर भी आजकल आते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं, क्योंकि वो बटन जैसे होते हैं इसीलिए हम उनको कहते हैं बटन सेल, एंड दीज आर प्राइमरी सेल। तो यहाँ पर जो कैथोड होता है वो बेटा होता है HgO प्लस कार्बन, मरकरी का ऑक्साइड प्लस कार्बन कैथोड की तरह काम करता है, और एनोड में यूज होता है जिंक अमेलगम, जिंक Hg के साथ प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH प्लस जिंक ऑक्साइड। रिएक्शन एनोड पर, एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाती है हमारी नेट रिएक्शन। दिस इज आवर नेट सेल रिएक्शन। इस जो ये मरकरी सेल है इसकी जो वोल्टेज होती है वो फिक्स होती है, दैट इज 1.35 वोल्ट, मतलब ये इतनी मैक्सिमम वोल्टेज दे सकता है। इसको हम यूज करते हैं हीयरिंग एड्स में, और मतलब जो आपके वो कान पे लगाने की, जिनको कम सुनाई देता है वो मशीन लगाते हैं ना कान में, तो उसमें यूज करते हैं हम, और वॉचेस में यूज करते हैं जो हम घड़ियां पहनते हैं। ये लो करंट डिवाइस होती है,
लो करंट डिवाइस होती है, इसलिए तो हम अपने बॉडी के इतने पास रखते हैं इसको, लो करंट डिवाइस होती है। अच्छा, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि इसका सेल पोटेंशियल है ना जो बेटा पूरे इसके ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन इसका कांस्टेंट रहता है। उसका रीजन क्या है? आप रिएक्शन देखो, रिएक्शन के अंदर किसी भी आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, कोई आयन इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए जो इसका सेल पोटेंशियल है वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कॉन्स्टेंट रहता है, और ये क्या है? लो करंट डिवाइस है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल की, और सेकेंडरी सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जो हम घरों में अपनी इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। क्या होता है बेटा? लेड स्टोरेज बैटरी। इसका जो एनोड होता है वो लेड होता है यानी कि पीबी, और जो कैथोड होता है वो लेड ऑक्साइड होता है। यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं दैट इज H2SO4, 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 हम यहाँ यूज करते हैं, और दिस इज द रिएक्शन ऑफ एनोड और कैथोड की रिएक्शन है। ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है वो डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, जहां पर जब H2SO4 बेटा कंज्यूम हो रहा होगा, ये दोनों डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। अगर आप इसका उल्टा कर दोगे तो आपको चार्जिंग की रिएक्शन मिल जाएगी। डिस्चार्जिंग जब आप बैटरी को यूज कर रहे होते हो, है ना। तो इस डिस्चार्जिंग में H2SO4 कंज्यूम होता है, तो धीरे धीरे H2SO4 की डेंसिटी भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा सेल है निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल जिसकी बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी था, दिस इज द निकिल कैडमियम सेल। जो निकिल कैडमियम सेल होता है ये इको फ्रेंडली होता है, एक्सपेंसिव होता है ना। और मैंने आपको क्या कहा था? इट इज अ सेकेंडरी सेल। बार बार इसको आप क्या कर सकते हो? इसको मैं चार्ज करती रहती हूँ, इसको हम चार्ज कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। और जो इसकी लाइफ होती है वो जो नॉर्मल आपकी जो लेड स्टोरेज बैटरी, जो इन्वर्टर वाली बैटरी है जो आप कारों में लगाते हैं, जो हम बाइक्स में लगाते हैं, जो हम इन्वर्टर में लगाते हैं, उनके कंपैरिजन में इनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है। दिस इज द नेट सेल रिएक्शन ऑफ निकिल कैडमियम सेल। ओके, लास्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जिस पर आजकल सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है वो है फ्यूल सेल। क्यों कहते हैं फ्यूल? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेनॉल, एसिटिक एसिड एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूल यूज होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर फ्यूल की तरह यूज हुई। कैथोड और एनोड हुआ पोरस कार्बन का इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लिया। कैथोड पर ये रिएक्शन चली, एनोड पर हाइड्रोजन से वाटर बन गया। तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है और वाटर बन रहा है। ये जो इस तरह का जो सेल होता है फ्यूल सेल, मतलब जो ये फ्यूल सेल है वो यूज हुआ है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। और वहां पे बेटा क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं और वाटर बनता है, तो इस वाटर को प्योरीफाई करके एस्ट्रोनॉट्स इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वहां ऊपर पानी तो है नहीं, तो पानी कहाँ से मिल जाता है उनको? ये फ्यूल सेल, मतलब इसकी हर चीज यूज हो रही है ना। आपका काम भी चल रहा है, फ्यूल भी यूज हो, फ्यूल की तरह भी आप इसको यूज कर रहे हो, जो इसका वेस्ट निकल रहा है, जो वाटर निकल रहा है वो भी यूज किया जा रहा है। तो ये यूज हुआ था, ये यूज होता है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। तो ये हमने सारे सेल कर लिए, प्राइमरी सेल कर लिए, सेकेंडरी सेल कर लिए। अब लास्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन 10th में भी पढ़ा है आपने, जानते हैं डिटियोरेशन ऑफ मेटल को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, स्लो प्रोसेस होती है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है, और ये प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है। इसका मतलब यहाँ पर भी एनोड और कैथोड वाली चीज प्रेजेंट होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है कोरोजन। क्या होता है कि पहले इसके लिए कंडीशन क्या है? एक तो ऑक्सीजन होनी चाहिए, दूसरा नमी होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। जब मॉइस्चर होगा तभी तो कोरोजन होगा ना। तो ऑक्सीजन और H2O शुड बी प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। और जो आयरन है जिसका कोरोजन की जिस पर हम बात कर रहे हैं वो इम्प्योर होना चाहिए। बेटा जितना ज्यादा इम्प्योरिटी होगी उतना ही ज्यादा कोरोजन होगा। जितनी कम इम्प्योरिटी होगी आयरन की अंदर, जो आयरन बिल्कुल प्योर होता है उसके अंदर कोरोजन नहीं होता। एनोड पर क्या होगा? इस आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। प्योर जो आयरन है वो एनोड की तरह काम करेगा, इम्प्योर आयरन कैथोड की तरह काम करेगा, और ये रिएक्शन होगी। और जो कोरोडेड होता है ना, Fe2O3 × XH2O, ये होता है हमारा रस्ट। ये होता है हमारा रस्ट का फॉर्मूला। ये जो आयरन है, जो आयरन Fe+2 है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना देता है,
और इसमें कुछ अमाउंट वाटर का प्रेजेंट होता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो एक फ्लेकी सी जो ब्राउन कलर की जो लेयर आ जाती है आयरन के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। और ये रस्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से हुआ, जहां पर एनोड प्योर आयरन था और कैथोड क्या था बेटा? इम्प्योर आयरन था। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था, 6-7 स्लाइड लगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। आप इन सब स्लाइड के प्रिंट आउट आसानी से ले सकते हो और आपके सेल्फ नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो बेटा इस तरह से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।